यस, सो आज का टॉपिक है रेशियो एंड प्रोपोर्शन और साथ में एक छोटा सा टॉपिक है पार्टनरशिप। सो दीज आर द थिंग्स व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड। अभी अपना थोड़ा सा गैप हो गया क्योंकि पिछले 2 हफ्ते से क्यूए का एप्टीट्यूड का सेशन नहीं लगा। तो लास्ट सेशन हम लोगों ने जो किया था दैट वाज परसेंटेज और साथ में उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस भी किया था। तो परसेंटेज की जो एप्लीकेशन हमने सिखाई थी उस वक्त आपको रेशियोज के बारे में थोड़ा सा बताया था, रेशियोज अप्रोच क्या होती है और रेशो की स्केलिंग कैसे करते हैं, ये सब हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। वापस से चूंकि 2 हफ्ते का गैप हो गया इसलिए आज छोटा सा उसका रिवीजन भी करेंगे और साथ में रेशियोज के और आगे के लेवल के क्वेश्चंस देखेंगे जिस तरह के क्वेश्चंस कैंपस प्लेसमेंट्स में आते हैं। ठीक है, थोड़े बेसिक से शुरुआत करेंगे और धीरे धीरे एडवांस लेवल पर जाएंगे और उसी पर बेस्ड पार्टनरशिप का टॉपिक भी रहेगा। तो सबसे पहले तो रेशो क्या होता है तो वो सामने दिख रहा है आपको। रेशो इज अ कंपैरिजन ऑफ 2 और मोर क्वांटिटीज हैविंग सेम यूनिट्स, है ना, 2 या 2 से ज्यादा क्वांटिटीज का कंपैरिजन। भाई जरूरी नहीं 2 ही चीजें हो, जैसे यहाँ पर तो 2 दिखाई दे रही हैं A:B, तो A:B अगर 2 चीजों का रेशो है तो ये उनका कंपैरिजन है। जैसे कि मेरी जेब में जितने पैसे हैं और आपकी जेब में जितने पैसे हैं उसका कंपैरिजन, या मेरी हाइट और मेरे पड़ोसी की हाइट का कंपैरिजन, या मेरा वजन और मेरे बेटे के वजन का कंपैरिजन। ठीक है, सो दीज आर कंपैरिजंस ऑफ 2 और मोर क्वांटिटी। ज्यादा लोग भी हो सकते हैं, हो सकता है मैं 4 लोगों के वजन को कंपेयर करूं, मैं हो सकता है 5 लोगों की सैलरीज को कंपेयर करूं, तो वो भी रेशो हो सकता है। वहां पर रेशो 3 चीजों का होगा तो A:B:C हो जाएगा, 4 चीजों का होगा तो A:B:C:D भी हो सकता है, 5 चीजें होंगी तो वो X:Y:Z:W:V ऐसा भी हो सकता है, और उनकी वैल्यूज होंगी ऑब्वियसली। वहां पर ये 3:4:5 के फॉर्म में हो सकता है, या फिर ये 9:11:23:7:5 कुछ भी हो सकता है कंपैरिजन। अच्छा, हम सब जानते हैं कि रेशियोज में किसी भी चीज का कॉमन मल्टीप्लिकेशन किया जाए, मतलब जैसे ये रेशियो 3:4:5 है 3 चीजों का, तो हो सकता है ये वैल्यूज 30, 40, 50 हो सकता है ये वैल्यूज 600, 800 और 1000 हो। ये फाइनली है सबका रेशियो 3:4:5 ही। दे आर नॉट डिफरेंट, राइट? दैट यू अंडरस्टैंड ऑलरेडी। मेरे ख्याल से ये सारी चीजें जानते हैं, मैं सिर्फ आपको वापस से एक बार बता ही रहा हूं। अब जब 2 चीजों का रेशियो होता है, जैसा कि यहाँ A:B दिया हुआ है, तो इसमें जो लेफ्ट वाला होता है उसका नाम होता है एंटीसीडेंट और जो राइट वाला होता है उसका नाम होता है कॉन्जीक्वेंट। ठीक है, तो अगर इसको कई बार अपन ऐसा A/B भी लिख देते हैं रेशियो को कई जगह पर, तो A/B फ्रैक्शन और A/B एज अ रेशियो दोनों अलग अलग बातें हैं, दोनों को मिक्स ना कर दे, दोनों को एक ही ना मान ले। ठीक है, अगर A/B लिखा हुआ है रेशियो तो ऑब्वियसली ऊपर वाला यानी कि न्यूमरेटर जो है वो एंटीसीडेंट है और जो नीचे वाला डिनोमिनेटर है वो कॉन्जीक्वेंट है। अच्छा, ठीक है, अगर रेशियो हमको दिया हुआ है A:B तो कुछ और टर्म्स भी होती है जो हमें पता होना चाहिए। अगर A:B गिवन रेशियो है तो उन दोनों का स्क्वायर का रेशियो डुप्लीकेट रेशियो ऑफ A/B कहा जाता है, उन दोनों के क्यूब्स का रेशियो ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ A:B कहा जाता है, उन दोनों के स्क्वायर रूट का रेशियो सब डुप्लीकेट रेशियो और क्यूब रूट का रेशियो सब ट्रिप्लीकेट रेशियो के नाम से जाना जाता है। ये पता होना चाहिए, कभी कभी क्वेश्चन में लिखा रहता है द सब ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ सो एंड सो थिंग्स, तो मालूम होना चाहिए सब ट्रिप्लीकेट रेशियो मतलब किस चीज की बात हो रही है। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, उसका क्यूब निकाल देंगे अपन, तो अपने को उस ओरिजिनल रेशियो पे पहुंच जाएंगे, क्योंकि सब ट्रिप्लीकेट रेशियो जो होगा वो क्यूब रूट्स होंगे। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। कई बार 2 रेशियोज का कंपाउंडिंग भी करते हैं, जैसे आप देख रहे हो कि अगर 2 रेशियोज गिवन है, एक A:B है एक C:D है, और इनकी कंपाउंडिंग की जाए तो दोनों के न्यूमरेटर यानी दोनों के एंटीसीडेंट्स का प्रोडक्ट और दोनों के कॉन्जिक्वेंट्स यानी डिनोमिनेटर्स का प्रोडक्ट, उनका जो रेशियो होगा वो कंपाउंडेड रेशियो कहलाएगा। इन दोनों रेशियोज का A:B और C:D का कंपाउंडेड रेशियो AC:BD। और ऐसे ही अगर 3 रेशियोज हैं A:B, C:D और E:F, जैसे आप देख रहे हो यहाँ 3 रेशियोज, तो इन 3 रेशियोज का कंपाउंडेड रेशियो क्या कहलाएगा, ACE:BDF। तीनों के न्यूमरेटर्स तीनों के डिनोमिनेटर्स अलग अलग मल्टीप्लाई हो जाएंगे और उनका रेशियो कंपाउंडेड रेशियो ऑफ दीज 3 रेशियोज कहलाएगा। सिर्फ ये बेसिक थ्योरी है, कुछ नॉमेनक्लेचर हमें पता रहना चाहिए किस किस नाम से क्या चीजें कहलाई जाती हैं, सो दैट शुड बी नोन। मैं अभी जो बता रहा था वो ये बता रहा था कि अगर रेशियो में किसी भी चीज का सेम मल्टीप्लीकेशन हो, ठीक है, A:B अगर 7:4 है तो हम दोनों तरफ किसी भी चीज का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हम दोनों तरफ 10:10 का मल्टीप्लाई कर दें, रेशियो वही रहेगा। हम दोनों तरफ 1/2 का मल्टीप्लाई कर दें तो भी रेशियो वही रहेगा। हम दोनों तरफ 1/100 का मल्टीप्लाई कर दें तो भी रेशियो
वही रहेगा, रेशो विल स्टिल रिमेन 7:4। पर अगर दोनों तरफ कोई चीज ऐड कर दी तो रेशो बदल जाता है। अगर मैं दोनों तरफ +1 कर दूंगा तो रेशो सेम नहीं रहेगा, रेशो विल चेंज। ठीक है, दोनों तरफ हम किसी भी कॉमन कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो वैल्यू बदलती है पर रेशो वही रहता है उन नई वाली वैल्यूज का भी। जैसा कि हम यहाँ देख रहे थे 3:4:5, ये 30:40:50 लिखे या 600:800:1000 लिखें, वैल्यूज बदल रही है पर रेशो अभी भी तीनों का 3:4:5 ही है। ठीक है, किसी को कुछ पूछना तो नहीं है यहाँ पर? मेरे ख्याल से बेसिक था, बस मैं सिर्फ वापस से सब रिकैप करा रहा था। एनीबॉडी, एनी क्वेश्चन? नो सर। चलिए, अब रेशो के साथ हम देखते हैं प्रपोर्शन। प्रपोर्शन क्या होता है? अब कई सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, प्रपोर्शन रेशो एक ही बात होती है, लगभग सिमिलर होते हैं, बट प्रपोर्शन एक्चुअली कहा जाता है इक्वालिटी ऑफ टू रेशोज को। यानी अगर दो रेशोज एक बराबर है, A/B इज इक्वल टू C/D, या हम इसी को बोल सकते हैं A:B as is to C:D। मतलब जो रेशो A और B का है वही रेशो C:D का है, और इसी को हम बोल सकते हैं A/B इक्वल टू C/D। एग्जाम्पल ले लें, अगर हम बोल रहे हैं अगर 4:6 इज इक्वल टू 20:30। ठीक है, ये बिल्कुल प्रोपोर्शन बैलेंस्ड है। प्रोपोर्शन बैलेंस्ड है का मतलब दोनों तरफ के रेशो सेम है, बिल्कुल है। 4:6 इज 2:3 एंड 20:30 इज ऑल्सो 2:3। अगर हम काटेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, दोनों तरफ 2:3 आ जाएगा, मतलब ये प्रोपोर्शन करेक्ट है। ठीक है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4/6 इज इक्वल टू 20/30। अपन काटने जाएंगे तो 2:3 दोनों तरफ आ जाएगा, और हम क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो ऑब्वियसली 4 into 30 विल बी इक्वल टू 20 into 6। और इसी तरह से हम इसको यहाँ लिख सकते हैं कि A into D इज इक्वल टू B into C, AD इज इक्वल टू BC। और इसको ही बोलते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। एक्सट्रीम मतलब पहला और आखिरी वाला जो प्रोपोर्शन है, ABCD में 4 वैल्यूज अगर दे रखी हैं और वो प्रोपोर्शन में है, इसका मतलब क्या है? A:B इज इक्वल टू C:D। तो पहले और आखिरी यानी A और D का प्रोडक्ट बीच वाले दोनों यानी B और C के प्रोडक्ट के बराबर ही होगा हमेशा। और इसी से हमको एक और यहाँ पर इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि अगर A/B इक्वल टू C/D है तो हम B और C को एक्सचेंज भी कर सकते हैं। वी कैन ऑल्सो राइट इट एज A:C इज इक्वल टू B:D। तो इसको अगर हम रिवर्स ले जाएंगे तो इट विल गिव अस अनदर प्रोपोर्शन A:C इज इक्वल टू B:D। मतलब B और C को हम एक्सचेंज कर सकते हैं, उससे भी जो प्रोपोर्शन बनेगा वो भी करेक्ट होगा, बैलेंस्ड होगा। मतलब अगर 4:6 इज इक्वल टू 20:30 है तो हम कह सकते हैं 4:20 विल ऑल्सो बी इक्वल टू 6:30। पहले रेशो 2:3 था, अब रेशो 1:5 हो गया। रेशोज बदल गए पर प्रोपोर्शन बैलेंस्ड है, प्रोपोर्शन करेक्ट है, उसमें कुछ गड़बड़ नहीं होगी अगर बीच वाली दोनों टर्म्स को हम एक्सचेंज कर देते हैं तो। ठीक है, इन चारों में से कोई 3 चीज दी हुई हो और हमको चौथी वाली निकालनी हो, चाहे वो पहली वाली निकाली हो, इन चारों को बोलते क्या है? ABCD जो लिखे हुए यहाँ पर जैसे 4 वैल्यूज जो होंगी उनको फर्स्ट प्रोपोर्शन, सेकंड प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन और फोर्थ प्रोपोर्शन कहा जाता है। तो अगर बोल दिया गया कि 3 नंबर लिखे हैं, थर्ड प्रोपोर्शन निकालो, 3 नंबर्स लिखे हैं और बोला है थर्ड प्रोपोर्शन निकालो, इसका मतलब क्या है कि पहला, दूसरा और चौथा दिए हुए हैं, तीसरा हमें आइडेंटिफाई करना है। तो अपने को तो यही फॉर्मूला बस लगाना है और इसकी मदद से हमें आंसर निकाल देना है। वैसे तो कॉमन सेंस से भी, रेशो की मदद से भी निकाल सकोगे अगर ऑब्जर्व करके देख पाओ तो। अदरवाइज ये इक्वेशन है हमारे पास, इसकी मदद से चारों में से जो भी एक मिसिंग प्रोपोर्शन होगा वो हम पता कर पाएंगे। ठीक है, अब इसी में एक स्पेशल केस होता है कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन क्या होता है भाई कि 3 ही चीजें हैं, मतलब यहाँ लिखा होगा P, Q एंड R आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। PQR जो है कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में, इसका मतलब क्या है कि P:Q विल बी इक्वल टू Q:R। जो बीच वाला प्रोपोर्शन है वो दोनों जगह एग्जिस्ट करता है, मतलब वो सेकंड प्लेस पे भी वही आएगा और थर्ड प्लेस पे भी वही आएगा, सिर्फ बीच वाले के साथ ऐसी कंडीशन होगी, राइट? सो दिस इज कॉल्ड कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। हमें 3 ही चीजें दी हैं और बोला है कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में मतलब पहला और दूसरे का रेशो दूसरे और तीसरे के रेशो के बराबर होगा। एग्जाम्पल ले ले, हम ले सकते हैं 4:20 इज इक्वल टू 20:100। ठीक है, बीच वाली दोनों वैल्यू सेम है और रेशो आप ध्यान से देखो 1:5 है दोनों तरफ। तो हम क्या बोलेंगे 4 है ना, 4, 20 एंड 100 आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन।
ठीक है, तो इस इक्वेशन को अगर सिंप्लीफाई करने जाएंगे तो क्या बन जाएगी, P बाई क्यू इज इक्वल टू क्यू बाई आर, यानी कि क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर। ठीक है, इसमें पहले वाले को फर्स्ट प्रपोर्शन, आखिरी वाले को थर्ड प्रपोर्शन और बीच वाले को मीन प्रपोर्शन के नाम से बुलाते हैं। ये जो बीच वाला होगा वो मीन प्रपोर्शन कहलाएगा, पहला और तीसरा जो है वो फर्स्ट और थर्ड प्रपोर्शन कहलाएंगे। ऑल्दो जो थर्ड वाला है वो एक्चुअली चौथी पोजीशन वाली चीज है, जो थर्ड प्रपोर्शन है वो एक्चुअली फोर्थ पोजीशन वाली, क्योंकि मीन वाली दो जगह पर आ रही है। तो इधर भी हमारे पास तीनों में से कोई दो अगर गिवन होंगी तो इस इक्वेशन की मदद से हम जो भी मिसिंग चीज होगी वो पता कर पाएंगे। सो दिस सिचुएशन इज कॉल्ड एज कंटिन्यूड प्रपोर्शन। पहला वाला नॉर्मल प्रपोर्शन था, ऊपर जो था। क्लियर है सबको, या किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है? नहीं, ये तो सब थ्योरी कॉन्सेप्ट्स हो गए। अब जरा सवालों को यूज करके उनसे कॉन्सेप्ट को और अच्छे तरीके से स्ट्रेंथन करेंगे, क्लियर हो जाएगा पूरा। तो एक बार ये चारों क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। फटाफट से चारों के आंसर्स निकालें और एक साथ चारों के आंसर्स चैट बॉक्स में भेजने हैं, है ना, अलग अलग नहीं भेजने हैं, एक ही बार में चारों आंसर्स अभी से 3 मिनट के अंदर भेजने हैं। ठीक है, कॉमा कॉमा से सेपरेट करते हुए। ऑलराइट भाई, आंसर्स बहुत कम लोगों ने ही भेजे, बट जितने लोगों के आंसर्स आए हैं उसमें से सेकंड और फोर्थ क्वेश्चन बहुत ही कम लोगों ने ट्राई किया। भाई सबसे पहले तो आंसर्स देख लें। आंसर्स मैंने लिख दिए हैं। फर्स्ट का आंसर 42.5, सेकंड का bx/a, थर्ड का 72 और फोर्थ का आंसर है -3। दीज आर दी आंसर्स। पहले वाले का आंसर कैसे निकालना है? सिंपल है कि 60/51 मस्ट बी इक्वल टू 50 अपॉन क्या। सो आपको सिंपली इसकी वैल्यू निकालनी है। यहाँ पर अगर इसको x मान लें तो बेसिकली इट इज 60x इज इक्वल टू 50 इंटू 51। तो x इज इक्वल टू सॉल्व करोगे आ जाएगा 42.5। ठीक है, फिर भी इतना आसान क्वेश्चन था, फिर भी 2-3 लोगों का गलत हो गया। भाई गलत नहीं होना चाहिए था, ध्यान रखेंगे, है ना। सिंपल 85/2 बोल सकते हैं या फिर 42.5। अब इसी को ऐसे भी सोच सकते हो, देखो जरा ध्यान से देखना कि ये लिखा क्या हुआ है। ये लिखा हुआ था 60:51 इज इक्वल टू 50 क्या। तो रिलेट करने की कोशिश करो, जो रिलेशन 60 और 51 का है वही रिलेशन 50 के साथ किसका होगा। तो ऐसा नहीं सोचना है कि आपको, जैसे किसी ने किया 41 आंसर लिख दिया कि सर उधर भी 9 कम हुआ है तो इधर भी 9 कम। नहीं, रेशो की बात हो रही है ना, डिफरेंस की बात नहीं हो रही कि 60 और 51 में 9 का डिफरेंस है तो 50 और 41 ले लेंगे अपन आंसर। 41 वुड बी द रॉन्ग आंसर, है ना। तो 60 पे कितना कम हो रहा है? 9 कम हो रहा है। अगर 60 पे 9 कम हो रहा है तो 50 पे कितना कम होगा? 50 पे 7.5 कम होगा। सोचने की कोशिश करो, 60 पर 9 कम, 9 के 6 टुकड़े करो तो कितना एक टुकड़ा होगा? 1.5। ठीक है, तो अगर 60 के लिए 1.5 के 6 टुकड़े हैं तो 50 के लिए 1.5 के 5 टुकड़े कम होंगे। 60 और 50 में 6:5 का रेशो है ना, तो ऐसे ही रेशो डिफरेंस का भी होगा 9 और 7.5। तो ऑब्वियसली 7.5 कम होके आंसर 42.5 आएगा। अगर ऐसा सोच पाओ, इमेजिनेशन कर पाओ तो ठीक है, अदरवाइज तो हमारे पास सामने इक्वेशन है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो और जो वैल्यू मिसिंग है वो पता कर लो। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन में लोग कंफ्यूज हो गए भाई कि अगर एंटीसीडेंट में x जोड़ा तो कॉन्सिक्वेंट में क्या जोड़ा। हम सब जानते हैं कि a/b में हम दोनों तरफ कोई भी कॉमन चीज मल्टीप्लाई कर सकते हैं, पर अगर हम सेम चीज ऐड करेंगे तो रेशो सेम नहीं रहता। मतलब a प्लस एक्स और b प्लस एक्स का रेशो a और b के रेशो के बराबर नहीं आएगा। ठीक है ना, तो क्या करना पड़ेगा भाई? सिंपल है, अगर a में x जोड़ा तो 1 में कितना जोड़ा? x/a। तो b में कितना जोड़ेंगे? ऑब्वियसली b इंटू x/a, है ना। अगर a में x जुड़ रहा है तो उसी रेशो में b में क्या जुड़ेगा? तो भाई a में अगर x तो 1 में x/a, यानी b में b इंटू x/a। सिंपल, bx/a इज माय आंसर। मान लो ऐसे नहीं सूझ रहा है तो क्या करना है भाई? a/b लिखा हुआ है, अब मैंने a में x जोड़ा, ठीक है, तो b में क्या जोड़ूं? मान लो इसको अपन y मान लेते हैं, y निकालना है कि b में क्या जोड़ें कि रेशो a/b ही रहे। a में अगर x जोड़ा तो b में क्या जोड़ूं? क्या को हमने y मान लिया कि रेशो जो आए दोनों एडिशन होने के बाद वो a/b ही है। बस क्रॉस मल्टीप्लाई करो, y की वैल्यू निकाल लो, तो y की वैल्यू आ जाएगी यही bx/a। या तो इक्वेशन से कर लो, नहीं तो ऐसे ये कॉमन सेंस लगा और लॉजिक से कर लो। ठीक है,
तीसरा वाला क्वेश्चन तो आसान ही था, 64 और 81 के बीच का मीन प्रोपोर्शन बताना है, यानी 64 इज टू एक्स इज इक्वल टू एक्स इज टू 81, यानी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 64 इंटू 81, यानी कि एक्स इज इक्वल टू 8 इंटू 9, यानी कि 72। खत्म। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन क्या था भाई? लास्ट क्वेश्चन पूछा था कि 7, 11 और 19 में क्या ऐड करूं कि रिजल्टिंग नंबर्स जो आए, मतलब जो उस नंबर को ऐड करने के बाद वो कंटिन्यू प्रोपोर्शन में हो। यानी सिंपल सी बात है, ये बोला गया है 7 प्लस एक्स और 11 प्लस एक्स का जो रेशो हो वही 11 प्लस एक्स और 19 प्लस एक्स का हो, है ना, यही बोला है। इन तीनों में कुछ ऐड करना है, 7 में, 11 में और 19 में, तो मैंने x ऐड कर दिया, 7 प्लस एक्स, 11 प्लस एक्स और 19 प्लस एक्स मान लिया तीनों नंबर्स को, कि रिजल्टिंग नंबर जो हो वो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में हो, यानी कि 7 प्लस एक्स इज टू 11 प्लस एक्स इज इक्वल टू 11 प्लस एक्स इज टू 19 प्लस एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, सॉल्व करना है, सॉल्व करके x की वैल्यू आ गई -3। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, एक्स उसका शायद कैंसिल हो जाएंगे, जो भी होगा, और उससे फाइनली x की वैल्यू -3 आ जाएगी। आप चेक भी कर सकते हो, 7 - 3, 11 - 3 और 19 - 3, देखो कंटिन्यू प्रोपोर्शन में है कि नहीं। ये 4 है, ये 8 है, ये 16 है, तो बिल्कुल है। 4:8 इज इक्वल टू 8:16 होता है। 1/2 1/2 का रेशो है दोनों तरफ। सो द कंडीशन इज सेटिस्फाइड। मान लो अगर ऑप्शंस दिए होते तो हम क्या करते, ऑप्शन को चेक कर करके देख लेते, ऑप्शन रख रख के देख लेते कौन से वाले नंबर को ऐड करने से हमारा जो आंसर है वो कंटिन्यू प्रोपोर्शन में आ रहा है, तो हम उसको मार्क कर देते। फिलहाल तो हमें आंसर कैलकुलेट करके निकालना था, इसलिए इक्वेशन सॉल्व करना जरूरी थी। समझ में आया सबको या किसी को कोई डाउट है? कोई चीज अनक्लियर रह गई या क्लियर नहीं हुआ? अच्छा, दर्शन ने पूछा सेकंड वाला फिर से बताना है। ओके, सेकंड वाला फिर से देख लो। मैंने दो तरीके बताए सेकंड वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के। मैंने पहले तो कॉन्सेप्ट बताया, ये बताया कि अगर हम रेशो में दोनों तरफ किसी सेम चीज का मल्टीप्लाई करते हैं तो वो तो चलता है, पर रेशो में अगर दोनों तरफ कुछ सेम चीज ऐड करते हैं तो रेशो बदल जाता है। और हमें चाहिए कि ए में एक्स ऐड किया तो बी में क्या ऐड करें कि रेशो A:B ही रहे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर एक सिंपल सा लॉजिक लगाया कि ए में अगर एक्स जोड़ा है तो बी में क्या जुड़ेगा। तो ए में अगर एक्स जोड़ा तो 1 में x/a, बी में b इंटू एक्स बाय ए। यूनिटरी मेथड होता है ना, इस 100 रुपए में अगर 5 एप्पल आ रहे हैं तो 1 रुपए में कितने आएंगे, 5/100, तो 40 रुपए में कितने आएंगे, 5/100 इंटू 40। ऐसे ही करते हो ना, यूनिटरी मेथड तो यही होता है, सिंस और देयरफॉर वाला। तो बस वही हमने लॉजिक लगाया है यहाँ पर कि ए में अगर एक्स जुड़ा तो बी में कितना जोड़ेंगे कि वही रेशो में जुड़ाव हो। ठीक है, दूसरा तरीका ये था कि ए में एक्स जोड़ा तो बी में हम मान लो y जोड़ रहे हैं, y की वैल्यू निकालनी है मेरे को, बी में क्या जोड़े, तो a प्लस एक्स और b प्लस वाई का रेशो A:B ही रहे, ये हमको चाहिए। तो हमने बस इसको इक्वेट कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सॉल्व करो, b की वैल्यू निकाल लो। दर्शन क्लियर हुआ ये? यस सर। ऑलराइट, कोई और डाउट किसी का? नहीं, चलिए गुड। तो जल्दी से ये 3 क्वेश्चन, अब थोड़ा सा लेवल बढ़ाएंगे अपन, और क्वेश्चंस को थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी लेवल पे लेंगे। क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन की लैंग्वेज सही समझी तो हम आंसर सही अप्रोच के साथ निकाल पाएंगे, वरना कंफ्यूज हो गया तो गड़बड़। राइट, कम्युनिकेशन स्किल, इंग्लिश, इंटरप्रिटेशन, रीडिंग स्किल्स, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो तीनों क्वेश्चन के आंसर निकालें और 3 मिनट में मुझे चैट बॉक्स में एक साथ तीनों के आंसर लिख के भेजें, जो नहीं आया उसकी जगह एक्स। तो आंसर्स आप लोगों के सामने स्क्रीन पे लिख दिए मैंने। 5th का आंसर है 24, 6th का आंसर है 40 और 7th का आंसर है 16 ईयर्स। देखो, अब क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझ के और फिर उसमें क्या रेशो बन रहा है वो हमको खुद क्रिएट करना पड़ेगा। अब रेशो गिवन नहीं है क्वेश्चन में, है ना, हमें अलग अलग सिचुएशंस बनानी है। कुछ जगह रेशो गिवन भी है, बाकी की सिचुएशन हमको समझनी है। x/y इज इक्वल टू 3/5 दिया हुआ है ना, मतलब कि रेशो 3:5 है। x और y की वैल्यू 3 और 5 नहीं है, ठीक है ना, वो दोनों वैल्यूज 30 और 50 भी हो सकती हैं, 6 और 10 भी हो सकती हैं, कुछ भी हो सकती हैं, राइट, 300 और 500 भी हो सकती हैं। तो हमें तो ये मालूम है कि x और y की वैल्यू जो है वो 3x और 5x है। करेक्ट, दैट इज व्हाट द क्वेश्चन इज। भाई सिंपल है, दोनों में कोई भी चीज मल्टीप्लाई हो रही होगी, हमें पता करना है वो क्या है। और जो भी 3x और 5x वाले दो नंबर्स हैं, 1 इज एडेड टू न्यूमरेटर एंड 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम डिनोमिनेटर।
डिनोमिनेटर में से एक कम किया है और न्यूमरेटर में एक बढ़ाया है, तो जो रेशो आया है वो 5:7 आया है। बस इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और सॉल्व करना है। सॉल्व करके क्या निकालना है, x इक्वल टू आ जाएगा 3, तो x इक्वल टू 3 आ जाएगा सॉल्व करके। तो भाई सिंपल है, 3x जो हो गया वो हो गया 9 और 5x जो हो गया वो हो गया 15। तो आपने को तो सम पूछा है, हमें तो ये अलग अलग भी निकालने की जरूरत नहीं है, हमें तो सीधे 8x निकालना है। तो 8x यानी कि सम जो है, अच्छा मैंने वो x प्लस वाई की था तो उसको अपन x ना मानते हुए थोड़ा कंफ्यूज कर दिया मैंने शायद, इसको अपन 3a और 5a मान लेते हैं, दैट इज बेटर। तो a इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। सो 3a यानी कि x की वैल्यू आ गई 9 और 5a यानी कि y की वैल्यू आ गई 15 और हमको पूछा है 8a, तो 8a की वैल्यू आ गई 24। तो x दो जगह हो गया ना, x क्वेश्चन में भी दिया और मैंने x अज्यूम भी कर लिया, दोनों अलग अलग चीजें थी, तो उसको अपन ने अज्यूम्ड वाले को a मान लिया। सबको समझ आया या कुछ कंफ्यूजन हो गया थोड़ा, मैंने बीच में करेक्शन किया तो? ठीक है, तो आंसर क्या आना है, x प्लस वाई की वैल्यू यानी कि 3a और 5a का सम दैट इज 24। ऐसे ही अगला क्वेश्चन करोगे तो और क्लियर हो जाएगा। दो नंबर्स का रेशो 3:5 है, यानी कि उन नंबर को अपन 3a और 5a मान लेते हैं। दोनों नंबर्स में 10-10 बढ़ाया, ईच नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 10, ठीक है, तो ये बढ़ाया तो रेशो हो गया 5:7। बस इसके बाद क्या करना है, हमको a निकाल के 3a और 5a का सम ही पूछा है। तो a इज इक्वल टू आ जाएगा 5, तो 3a हो गया हमारा 15 और 5a हो गया हमारा 25, तो दोनों का सम कितना हो गया 8a यानी कि 40। सो 40 इज द सम ऑफ बोथ द नंबर्स जिनका रेशो 3:5 है। रेशो 3:5 है, वो नंबर क्या है, वो नंबर 15 और 25 है, जिनका रेशो 3:5 क्वेश्चन में गिवन है, वही हमको पता कर रहे हैं और उनका सम पूछा है। ठीक है, 15 में अगर 10 जोड़ते हो और 25 में अगर 10 जोड़ते हो तो क्या बन जाते हैं, वो 25/35 हो जाते हैं, यानी कि रेशो 5:7 हो जाता है। ये क्वेश्चन में गिवन था, मैं सिर्फ आपको वेरीफाई करके दिखा रहा हूं, ऐसा ये सब करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन में हो क्या रहा है वो बस एक्सप्लेन कर रहा हूं। क्लियर है? 7वां क्वेश्चन देखें भाई, कहाँ गड़बड़ हुई देखिएगा आप लोग, आपके क्वेश्चन आपने सॉल्व करने में कहाँ गलती की है। अंजू और मंजू की एज 4:3 के रेशो में है, तो भैया अंजू की एज को 4x और मंजू की एज को 3x मान लेते हैं हम। ठीक है, जो भी आएगी, 4 और 3 आए, 8 और 6 आए, 40 और 30 आए, कुछ भी आ सकती है ना, इसीलिए x कॉमन मल्टीप्लाइड है। 8 साल पहले उनकी एजेस का रेशो जो था वो 2:1 था, तो 8 साल पहले यानी इसकी भी एज 8 साल पहले और उसकी भी एज 8 साल पहले, अंजू भी 8 साल पहले कितने की होगी, 4x-8 की, और मंजू 3x-8 की, और तब उनका रेशो 2:1 था। इसको सॉल्व करना है और x निकालना है। x इक्वल टू 4 आ गया, तो हमें अंजू की एज पूछी है, तो अंजू की एज कितनी है भाई 4x, तो 4x बराबर 16 ईयर्स। बस इतना करना है। कहां गड़बड़ हो रही है पता कर पाए हो, फिर भी कुछ कंफ्यूजन हो तो प्लीज पूछें। मंजू की एज पूछेंगे तो वो भी बता देंगे, फिलहाल तो हमें सिर्फ अंजू की ही पूछी थी एज, तो इसलिए हमने सिर्फ अंजू की एज ही कैलकुलेट की 16 ईयर्स। मंजू की एज 12 ईयर्स आ जाएगी ऑब्वियस है। हाँ जी, किसी के मन में कोई डाउट, कंफ्यूजन, कोई चीज जो क्लियर नहीं हो रही है, अप्रोच नहीं बन पा रही है तो? 6 नंबर एक बार और बता दीजिए सर। आवाज बहुत कम आई, किसी ने कुछ बोला शायद। हेलो। हाँ जी, अब बोलिए। सर क्वेश्चन नंबर 6 बता दीजिए एक बार और। ओके, दो नंबर्स का रेशो 3:5 है, ये हमें दिया हुआ है, तो हमने उनको 3a और 5a माना, क्योंकि नंबर्स का रेशो है 3:5, नंबर्स तो 3 का और 5 का मल्टीपल होंगे। ठीक है, तो हमने 3a और 5a माना, दोनों नंबर्स को 10 से बढ़ाना है, तो 3a + 10 और 5a + 10 का रेशो, जो 10-10 बढ़ाने के बाद जो नया रेशो है वो 5:7 हो जाता है। बस वो लिख दिया हमने इक्वल टू करके। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करना आपको आता है, इक्वेशन आप सॉल्व कर लोगे तो a = 5 आएगा, और हमसे दोनों नंबर्स का सम पूछा है, यानी 3a + 5a दैट इज 8a की वैल्यू पूछी है, तो a 5 आ गया, तो 8a = 40। क्लियर हुआ कृष्णा? यस सर। चलिए, रेशियोज अप्रोच के बारे में मैं परसेंटेज के बारे में बता चुका हूं, वापस से बस एक बार याद दिला रहा हूं जल्दी से, है ना, कि कोई भी दो नंबर्स का रेशो मान लो 4:7 दे रखा है, बड़ा वाला नंबर = 63, तो छोटा वाला नंबर क्या, तो हम इसके लिए एक्स वैक्स मानने की जरूरत नहीं होती, हमें छोटे की बड़े की वैल्यू दी है तो हम बड़े को 63 से कनेक्ट करते हैं, कितने टाइम्स हो रहा है 9 टाइम्स, तो इसको भी 9 टाइम्स करेंगे, छोटे वाले की वैल्यू मिल गई।
खत्म, है ना। 2 numbers are in the ratio 5:3 और बोल रखा है उनका सम गिवन है, their sum is equal to 120। तो 5 और 3 ये दोनों रेशियो जो दिए थे उनका सम 8 है, तो 8 बराबर 120 दिया हुआ है, कितने टाइम्स हो रहा है, 15 टाइम्स। तो पूछ लिया छोटा वाला नंबर कितना, तो आप निकाल सकते हो 315 45। पूछ लिया उन दोनों नंबर्स का डिफरेंस कितना, तो 5 और 3 का डिफरेंस कितना है 2, तो 2 की वैल्यू पूछी है, उसी को वही 15 टाइम्स करो तो आंसर आ जाएगा। बड़ा वाला नंबर पूछेंगे तो वो निकाल लेंगे 75 आ जाएगा। ये देख पा रहे हो आप, नीचे वाली दोनों वैल्यूज जो आ रही हैं ये उन दोनों नंबर्स की वैल्यू है जिनका रेशियो 5:3 था, उनका सम दिया था, डिफरेंस पूछा था। तो हम या तो वो नंबर्स निकालें और फिर उनका सम उनका डिफरेंस कनेक्ट करें, या हम सीधे सीधे रेशो में वो काम करें, रेशो से एक्चुअल का जो कनेक्टर है, जो मल्टीप्लायर है वो पता कर लें और उसकी मदद से हम चीजें कर सकते हैं। करेक्ट। तो ये रेशोज अप्रोच थी जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और इस पर बेस कुछ क्वेश्चंस भी हमने परसेंटेज वाली क्लास में किए थे। ठीक है, तो सीधे हम डायरेक्टली कुछ क्वेश्चंस करते हैं, उसके थ्रू याद करते हैं इस पूरे कॉन्सेप्ट को। ये देखें जरा, 1540 रुपए एबीसी में बांटने हैं सच दैट ए इज 2/9 एज मच एज बी एंड सी टुगेदर। ए को कितना मिला है, ए को 2/9 पार्ट मिला है किसका, बी और सी के कंबाइंड अमाउंट का। तो यानी क्या दिया हुआ है हमको दिया है a इज इक्वल टू 2/9 ऑफ b प्लस सी। करेक्ट, a इज इक्वल टू 2/9 ऑफ b प्लस सी, यानी कि ऐसा भी बोल सकते हैं a अपॉन b प्लस सी इज इक्वल टू 2/9। दैट इज व्हाट इज गिवन टू अस। और टोटल तीनों का एबीसी का टोटल जो है वो 1540 रुपए हमें क्वेश्चन में दिया है, जो इनमें बटना है। तो सिंपल है, क्वेश्चन में क्या दिया है, a इज टू b प्लस सी का रेशियो दिया है कितना, 2:9। ठीक है ना, a इज टू b प्लस सी का रेशियो गिवन है। अगर मैं इसी से a प्लस बी प्लस सी का रेशियो भी देख लूं तो a प्लस बी प्लस सी का रेशियो कितना होगा, बताओ जल्दी से। बोलो कोई भी। a इज टू बी प्लस सी दिया हुआ है 2:9, तो a प्लस बी प्लस सी, हाँ बोलो दर्शन। 11 करेक्ट, रेशियो ही देख रहे हैं ना अपन तो। और इसकी वैल्यू हमको दी हुई है 1540, a प्लस बी प्लस सी तीनों का टोटल हमको 1540 दिया था। 11 बराबर 1540 कितने टाइम्स हो रहा है, 140 टाइम्स। तो पूछा क्या है हमसे कि b का, ओह अच्छा ये तो और भी चीजें दी हैं, आई एम सो सॉरी, आधा आधा ही पढ़ा मैंने सवाल और आधे में ही आगे बढ़ गया। जस्ट अ सेक, इसको क्लियर करना पड़ेगा, होल्ड ऑन। मुझे लगा ए का शेयर निकालने को बोला है, तो ए का शेयर निकाल रहा था मैं, खैर ए का निकाल लेते हैं, चलो अपन कर लेते हैं। अब ये अप्रोच शुरू हो गई तो इसी से कर लेते हैं। ठीक है, तो 11 बराबर 1540 था 140 टाइम्स, तो ए का शेयर निकाल लो 140 टाइम्स करके कितना आ जाएगा, 280 रुपए। ये आ गया 280। ठीक है, और बी का शेयर जो दे रखा है वो 3/11 ऑफ ए एंड सी टुगेदर दे रखा है। तो इसी तरह से बी इज टू ए प्लस सी जो होगा, b is to a plus c will be 3:11। बिल्कुल सेम लॉजिक से जैसे हमने a और b प्लस सी का निकाला, वैसे ही b और a प्लस सी का निकाल सकते हैं। तो ये निकल जाएगा, ये इधर भी a प्लस b प्लस सी का रेशियो कितना होगा, वही दैट वुड बी 14 नाउ। ठीक है, तो 3 और 11, तो 14 बराबर 1540। तो यहां पर मल्टीप्लायर कितना आ जाएगा, 110। तो b का शेयर कितना आ जाएगा, ये 110 टाइम्स करोगे 330। तो मुझे ए का शेयर मिल गया, अच्छा बी, ठीक है ना, बिल्कुल सही है। तो बी का शेयर मिल गया, बी का ही पूछा है तो आंसर ही मिल गया, मैटर ही खत्म हो गया। बी का शेयर 330 रुपए। तो हमें ये पहला वाला जो हमने ए का निकाल दिया वो हमने अननेसेसरी एक्स्ट्रा निकाल दिया, उसकी जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि हमको तो बी का शेयर पूछा था, मैंने फालतू में ए का शेयर कैलकुलेट कर दिया। कोई बात नहीं, अगर ए का भी निकालना होता तो आंसर 280 होता, और फिलहाल बी का पूछा है तो बी के लिए आंसर इज 330। वापस बता दूं क्या किया हमने, क्या लिखा था, b is 3/11 of a and c together, the share of b is 3/11 of a and c together। ठीक है, तो b is to a plus c is equal to 3:11। तो पूरा कंबाइंड रेशियो a plus b plus c आ गया 14, टोटल बराबर 1540 के दिया है, तो मल्टीप्लायर मिला 110, उसको लगाया b के पास, तो उससे b का शेयर 330 रुपए मिल गया। करेक्ट है, सो दैट इज हाउ दिस इज योर आंसर, 330 रुपए। अगला क्वेश्चन देखें कैसे करना है, ध्यान से देखिएगा।
ratio of number of boys and girls in a school is 3:2. Out of these, 10% are of the boys and 25% of the girls are scholarship holders. Find the percentage of students who are not scholarship holders. ठीक है, हमको कौन नहीं है. अब जब भी ऐसा क्वेश्चन हो, इस पूरे क्वेश्चन में कोई भी एक्चुअल वैल्यू गिवन नहीं है. हमें बॉयज और गर्ल्स का रेशो दिया है, फिर उसमें से कितने स्कॉलरशिप होल्डर हैं उनका परसेंटेज दिया है, और जो पूछा है वो जो नॉट स्कॉलरशिप होल्डर्स हैं उनका परसेंटेज पूछा है. मतलब किसी भी चीज की एक्चुअल वैल्यू नहीं है. सारा क्वेश्चन जो है रेशो और परसेंटेज में ही होगा. जब भी ऐसा हो क्वेश्चन तो क्या करो, टोटल को आप 100 मान लो, क्योंकि आपको परसेंट में निकालना है ना कि 100 में से कितने विदाउट स्कॉलरशिप वाले हैं, 100 में से कितने हैं, तो 100 ही टोटल को मान लो. तो 100 को पहले तो 3:2 में बांटो, बॉयज और गर्ल्स, तो आ गए अपने 60 और 40. ये बांट लोगे ना आप 3:2 के, 3/5 और 2/5. ठीक है, तो ये बॉयज हैं और ये गर्ल्स हैं. टोटल 100 स्टूडेंट्स हैं अगर, तो उसमें से 60 और 40 बॉयज और गर्ल्स हो गए. 10% बॉयज के, बॉयज का 10% यानी 60 में से 10% is 6, और गर्ल्स का 25%, तो 40 का 25% यानी 1/4 यानी कि 10. ये क्या है, स्कॉलरशिप वाले हैं. दीज आर स्कॉलरशिप होल्डर्स. 60 में से 6 10% और 40 में से 10 25%. बॉयज का 10%, गर्ल्स का 25%, यानी कि 54 जो है बॉयज और 30 गर्ल्स, ये जो है स्कॉलरशिप होल्डर्स नहीं है. दीज आर नॉट स्कॉलरशिप होल्डर्स. यानी कि कितने हो गए टोटल, 84. कितने में से, 100 में से. तो अगर 100 में से 84 विदाउट स्कॉलरशिप वाले हैं, यानी कि 84% आर नॉट स्कॉलरशिप होल्डर्स. क्या ये सबको क्लियर है या किसी को कंफ्यूजन? क्या बोला, आवाज नहीं आई? एक बार और दोबारा बताना है. ओके, लाइन्थ वाला, लास्ट वाला. यस. ओके, एक क्वेश्चन में क्या दिया था, रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन अ स्कूल इज 3:2. देखो ये बॉयज और गर्ल्स 3:2 के रेशो में है. तो टोटल कितने हो गए, टोटल अगर रेशो अपन माने तो 5 हो गया, और हम टोटल को मान रहे हैं 100 थोड़ी देर के लिए, क्योंकि हमें परसेंटेज में पूछा है क्वेश्चन कि कितने परसेंट, जितने भी बच्चे हैं, बच्चे कितने भी हो, 500 हो, 1000 हो, 5000 हो, 8000 हो, कितने भी हो, ये तो 100% है. और कितने परसेंट उसमें से विदाउट स्कॉलरशिप वाले हैं, तो हमने टोटल को 100 माना. तो 5 बराबर 100, तो 2 बराबर 40 और 3 बराबर 60 के आ जाएगा. अगर टोटल 100 बच्चे हैं स्कूल में, तो उसमें से 60 बॉयज हैं और 40 गर्ल्स हैं, क्योंकि रेशो 3:2 में बटा हुआ है. तो इसलिए हमने 60 बॉयज और 40 गर्ल्स मान लिए. अब बॉयज का 10% यानी कि 60 में 60 का 60 का 10% 6, और गर्ल्स का 25% यानी 40 का 25% 10. ये स्कॉलरशिप वाली लोग हैं. इन स्कॉलरशिप वालों को हटा दो तो बचे हुए विदाउट स्कॉलरशिप वाले हैं. कितने आ गए, 54 और 30. तो टोटल मिला के 84 बच्चे 100 में से, 100 टोटल थे ना अपने, तो 100 में से 84 बच्चे बिना स्कॉलरशिप के हैं. 16 को स्कॉलरशिप मिली है, 6 बॉयज और 10 गर्ल्स को. ये आउट ऑफ 100 में से. आप 500 में से करो, 1000 में से करो, आंसर यही आना है, क्योंकि अल्टीमेटली बाद में आप कैलकुलेट करके निकालोगे. मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं. चलो मान लो अपन 500 बच्चे मान लेते हैं. तो 500 बच्चे में से 3:2 के रेशो में बॉयज और गर्ल्स हैं, तो 300 और 200 बॉयज और गर्ल्स होंगे. ठीक है, बॉयज और गर्ल्स 300 200. अब 10% बॉयज यानी 30 बॉयज, 25% गर्ल्स यानी 50 गर्ल्स. गर्ल्स 200 का 25% और बॉयज 300 का 10%. ये क्या है, स्कॉलरशिप होल्डर्स हैं. तो बिना स्कॉलरशिप के कितने आ गए, 270 इधर आ गए और 150 इधर आ गए. तो टोटल बिना स्कॉलरशिप के कितने हो गए, 420. कितने में से, 500 में से. 500 बच्चों में से 420 बिना स्कॉलरशिप के हैं. तो परसेंटेज में कितना है, निकालोगे सॉल्व करके, 84%. तो चूंकि हम बाद में परसेंटेज 100 पे ही निकालने वाले हैं, तो हमने इसलिए शुरुआत में ही टोटल को 100 मान लिया, जिससे कि जो आंसर आएगा वो 100 में से आएगा, तो वो परसेंट में ही होगा. दैट इज व्हाट वी डिड. क्योंकि हमको एक्चुअल वैल्यू किसी की भी नहीं पूछी है, आंसर परसेंटेज में मांगा है. हमें मालूम ही नहीं है टोटल कितने और कितने कितने बच्चे बॉयज गर्ल्स हैं. क्लियर है भाई, जिसने भी पूछा था? यस सर. ओके, चलो जल्दी से 3 क्वेश्चंस आपके लिए हैं. फटाफट से तीनों क्वेश्चंस के आंसर निकालेंगे और चैट बॉक्स में भेजेंगे. तीनों के ऑप्शंस लिखे हुए हैं, तो आपको सिर्फ ऑप्शंस करेक्ट चैट बॉक्स में लिख के भेजने, आंसर की वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं है. जस्ट राइट दी ऑप्शंस सेपरेटेड बाय कॉमा.
देखें भाई कैसे करना है अपने को क्वेश्चंस आंसर। भाई हमें 3 चीजों का रेशो दिया है। किस किस का रेशो दिया है? a प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए का। ए बी और सी का रेशो नहीं है गिवन। ए प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए का रेशो गिवन है। ध्यान से देखो जरा, अगर ए प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए का रेशो अगर गिवन है मुझे, विच इज गिवन एज 6:7:8, तो जब मैं इन तीनों को ऐड करूंगा तो मुझे तीनों को ऐड करने पे क्या मिलने वाला है? 21। और वो किसका रेशो आएगा? वो रेशो आएगा ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी का। क्योंकि जब ए प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए को ऐड करेंगे तो हमें 2a प्लस 2b प्लस 2c मिलेगा। तो तीनों रेशो को ऐड करने पे हमें ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी का रेशो मिल रहा है। अगर हमें ए प्लस बी प्लस सी का रेशो चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? जो भी मिला है 21 उसको आधा करना पड़ेगा, यानी कि 10.5। करेक्ट है? सब रेशो ही लिख रहा हूं मैं, एक ही लेवल पे लिखे जा रहे हैं सारे, है ना। ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए का रेशो गिवन था, उससे हमने ऐड करके ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी का निकाला और फिर उसको आधा करके ए प्लस बी प्लस सी का रेशो मिल गया। ठीक है, और वो हमको दिया हुआ है 42 के बराबर। उसकी एक्चुअल वैल्यू है 42। ठीक है, कितने टाइम्स हो रहा है? 4 टाइम्स हो रहा है। अब पूछा क्या है? पूछा है सी की वैल्यू। तो सी की वैल्यू कैसे निकलेगी भाई? जो ये ए प्लस बी प्लस सी है, इसमें से अगर ए प्लस बी हटाओगे, ए प्लस बी प्लस सी में से ए प्लस बी माइनस कर दोगे तो सी बच जाएगा। तो 10.5 में से क्या माइनस करूं? 10.5 में से ये 6 माइनस करूं ए प्लस बी, तो मुझे क्या रेशो मिल जाएगा? सी का रेशो कितना आ जाएगा? 4.5, 4.5। और इसकी एक्चुअल वैल्यू मुझे पूछी गई है कि सी की वैल्यू कितनी, तो 4 टाइम्स करोगे, द आंसर वुड बी 18। द आंसर इज 18। क्लियर हुआ सबको या किसी को डाउट है? 18 आंसर तो बहुत कम लोगों ने लिखा तो था बट देन वेरी लेस। अच्छा, आशुतोष ने सही लिखा है सर, आशुतोष ने पहले भेज दिया था। ओके ओके, देयर वाज अ पावर कट। ऑलराइट, तो ये सभी लोगों को समझ में आया जो हमने अभी किया? ए प्लस बी प्लस सी का रेशो निकाला और उसको उसमें से ए माइनस बी हटा के हमने सी का रेशो निकाला। मैं ए प्लस बी सी दी हुई थी, उससे हमें वो मल्टीप्लायर मिला था 4, और उसी की मदद से हमने सी की वैल्यू पता की 18। किसी को कोई डाउट है क्या अभी? नहीं, तो आगे चल सकते हैं। अगला वाला क्वेश्चन देखें, उसमें काफी लोगों ने आंसर 810 रुपए लगाया है, बी ऑप्शन, पता नहीं क्यों। द राइट आंसर इज ए, 1015। ठीक है, अब कैसे होगा भाई ये क्वेश्चन? क्या लिखा हुआ है कि अगर तीनों है ना 2430 हैव टू बी डिवाइडेड, कि इसी में बढ़ जाएं, और फिर अगर उनके हिस्सों को 5 रुपए 10 रुपए 15 रुपए रिस्पेक्टिवली कम किया जाए तो उनका रेशो 3:4:5 होगा। समझ रहे हो ना? तो अगर मैं ए में से 5 रुपए, बी के हिस्से में से 10 रुपए और सी के हिस्से में से 15 रुपए कम कर दूंगा, तो टोटल सब मिला के कितने कम कर दिए मैंने? ए के शेयर में से 5 रुपए, बी के शेयर में से 10 रुपए और सी के शेयर में से अगर 15 रुपए कम कर दिए, तो टोटल में से मैंने कितना कम कर दिया? 30। हाउ मच आई हैव रिड्यूस्ड? कोई आंसर नहीं दे रहा है, आवाज आ रही है मेरी सबको?
सर 30 रिड्यूस हो जाएगा ना? 30 रुपीज रिड्यूस हो रहा है ना, इतनी देर लग गई बताने में, पता नहीं बाकी लोग अरे क्या कर रहे हैं। चलो 30 रुपीज रिड्यूस हो रहा है, यानी कि ए में से 5 रुपए कम, बी में से 10 रुपए कम और सी में से 15 रुपए कम का रेशो जो है वो 3:4:5 है। और उनका जो टोटल है 3, 4, 5 का टोटल कितना होता है भैया 12 है ना, तीनों का सम, ये तीनों पार्ट का सम, ठीक है। और इसकी वैल्यू है 2400 रुपए, क्योंकि 2430 में से 5 रुपए 10 रुपए 15 रुपए यानी 30 रुपए टोटल में से कम हो गए हैं। तो जो हमने कम कम वाले पार्ट्स हैं उनका टोटल देखा तो वो 2400 रुपए है। तो 12 बराबर 2400 रुपए, तो 5 बराबर कितना, ये कितने टाइम्स हो रहा है भैया 200 टाइम्स हो रहा है, तो इसको भी 200 टाइम्स करो 1000 रुपए, यानी सी से 15 रुपए कम जो हैं वो 1000 रुपए के बराबर है। सी के शेयर में से 15 माइनस करके जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 1000, तो सी का पूरा शेयर कितना रहा होगा 1015, 1015 उसमें से 15 तो 1000, बी का शेयर निकालोगे 10 रुपए कम करके 800 है, तो 810 रुपए हो जाएगा बी का शेयर, और ऐसे ही ए का निकालोगे तो भाई 605 रुपए आ जाएगा। भाई गाने वाने चल रहे हैं क्या, पढ़ाई तो हो ही नहीं रही ऐसा लग रहा है मुझे। ज्योति सब छुपाएंगे। कंटिन्यू करें तो मंथली इनकम जो है ए और बी की वो 3:2 के रेशो में है और उनके एक्सपेंडिचर्स 5:3 के रेशो में है। हम सब जानते हैं ये बात कि इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू सेविंग होता है, दैट वी ऑल नो, ठीक है। तो इनकम का रेशो अगर 3:2 है, इनकम का रेशो 3:2 है और एक्सपेंडिचर का रेशो 5:3 है, पर ये दोनों अलग अलग मल्टीप्लायर के साथ होंगे। इनकम हो सकता है 30,000 और 20,000 हो, है ना, या 3 लाख और 2 लाख हो। एक्सपेंडिचर शायद 50,000 और 30,000 हो सकता है, या 5,000 और 3,000 हो सकता है, या 5 रुपए और 3 रुपए भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो फिलहाल हमें ये पता है कि यहाँ पर कुछ कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है, 3x और 2x एक्चुअल इनकम्स होंगी ए और बी की, और 5y और 3y एक्चुअल एक्सपेंडिचर होंगे ए और बी के। तो सेविंग दोनों की कितनी हो रही है भैया 10,000 10,000 पर मंथ, सेविंग की एक्चुअल वैल्यू हमको दी हुई है, ठीक है। और इनकम माइनस एक्सपेंडिचर सेविंग होता है, तो हम सिंपल लिख सकते हैं 3x माइनस 5y, ए जो है ए की इनकम माइनस ए का एक्सपेंडिचर इक्वल टू उसकी सेविंग यानी कि 10,000 रुपए, और ऐसे ही बी की इनकम माइनस बी का एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू बी की सेविंग यानी कि वो भी 10,000 रुपए। तो 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 10,000 और 2x माइनस 3y इज ऑल्सो इक्वल टू 10,000, राइट है ये। अब इसको सॉल्व करके क्या निकालना है आपको x निकालना है, x आ जाएगा 20,000, सॉल्व कर लोगे, इक्वेशन सॉल्व करना आपको आती है, तो उससे 2x जो कि हमें b की इनकम पूछी है, तो b की इनकम 2x है, तो 2x इज इक्वल टू 40,000 इज माय आंसर, ठीक है। इसी को करने का एक थोड़ा शॉर्टर तरीका और हो सकता है, ये तो मैंने बेसिक अप्रोच बताई कि ऐसे करेंगे इक्वेशन बना के,
इसका छोटा तरीका क्या हो सकता है कि हम जानते हैं कि इनकम माइनस एक्सपेंसेस सेविंग होता है, तो फिर इनकम माइनस सेविंग इज इक्वल टू एक्सपेंसेस भी होंगे। भाई 10 में से 8 खर्च कर दिए तो 2 बचाए, या 10 में से 2 बचाए मतलब 8 खर्च कर दिए, तो इनकम माइनस सेविंग करोगे तो एक्सपेंडिचर मिलता है। तो भाई हमने ऑलरेडी इनकम 3x और 2x मानी हुई है ए और बी की। अगर दोनों की इनकम में से उनकी सेविंग हटा दी जाए तो ये उनके एक्सपेंडिचर बन जाएंगे। 3x minus 10,000 is the expenditure of A and 2x minus 10,000 is the expenditure of B. So what is the ratio of expenditure? It is 5:3. दोनों के एक्सपेंडिचर्स के रेशियो को इक्वेट कर दिया। ठीक है, और इसको सॉल्व करके डायरेक्टली हम x निकालेंगे तो वही 20,000 और 2x जो है इज इक्वल टू 40,000 आ जाएगा। फायदा क्या है इस वाले अप्रोच को यूज करने के? निकालना तो x ही है, सॉल्व तो इक्वेशन ही करनी है। यहां पर 2 इक्वेशंस थी और उसमें से फिर एलिमिनेट करके y को फिर हम x निकालेंगे। यहां x की एक ही इक्वेशन है और उससे आंसर थोड़ा सा जल्दी निकलेगा। लीनियर इक्वेशन सिंगल वेरिएबल की जल्दी सॉल्व होती है और लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स की 2 इक्वेशंस के थ्रू सॉल्व करने में थोड़ा सा ज्यादा समय लगता है। सो इट इज बेटर दैट वी मेक दिस इक्वेशन। बाकी जो दिमाग में पहले आ जाए हमें वो करना चाहिए। एग्जाम टाइम में इतना परफेक्शन लाना मुश्किल होता है कि कौन सी अप्रोच बेस्ट रहेगी वो सोचने लग जाएंगे तो उतना टाइम निकल जाएगा। उससे बेहतर है जो अप्रोच दिमाग में पहले आए उससे हम फटाफट आंसर निकाल दें। पर हमारे को हैबिट अपनी ऐसी डेवलप करनी है कि हमें आइडियल और बेस्ट अप्रोचेस पता हो कि किस क्वेश्चन में कौन सी अप्रोच से आंसर जल्दी और सही निकलता है। वो अगर हम प्रैक्टिस कर पाएंगे, हैबिट डेवलप कर पाएंगे तो डेफिनेटली हम ज्यादा क्वेश्चन सही अटेम्प्ट कर पाएंगे और अपना स्कोर कैंपस में क्वालिफाई कर पाएगा। क्लियर है सबको या किसी को डाउट? चलिए आगे चलें। अच्छा, रेशोज में एक और चीज ये वाली भी होती है, कभी कभी ऐसा दिया हुआ था, ये क्या लिखा हुआ ध्यान से देखिए। ये लिखा है a/3 b/4 और c/5 आपस में बराबर है। ये लिखा है 1/3 ऑफ a, 1/4 ऑफ b एंड 1/5 ऑफ c आर इक्वल। तो a:b:c का रेशो कितना? तो यहां तो बहुत सिंपल है। अगर कभी भी a अपॉन समथिंग, b अपॉन सम अदर थिंग और c अपॉन समथिंग अदर इक्वल दे रखे हो तो सिंपल है a:b:c का रेशो है 3:4:5। अब जो भी बांटना है a:b:c में वो इस रेशो में बांट दो। दिस इज द रेशो। अगर a/3 b/4 और c/5 बराबर हैं मतलब a, b और c का रेशो 3:4:5 है। देखो रख के देखो 3, 3, 4, 5 रखो a, b, c की जगह तो एग्जैक्टली इक्वल आ रहा है सब जगह। ठीक है, अब दूसरी सिचुएशन जो दिखने में आसान दिखती है, ये लिखा हुआ है 3a = 4b = 5c और अब a:b:c का रेशो बताना है तो सिचुएशन थोड़ी सी अलग है ना। अब जो रेशो होगा वो होगा 1/3 = 1/4 = 1/5। ठीक है, अब इसे सॉल्व कैसे करते हैं? एक तरीका तो ये होता है डिनोमिनेटर्स का एलसीएम निकालो। एलसीएम कितना आएगा? 60 और तीनों में 60 का मल्टीप्लाई कर दो तो 60/3, 60/4 और 60/5 ये हमारा रेशो होगा। सिंप्लीफाई करोगे तो 20:15:12 ये आ गया रेशो। दिस इज योर आंसर। अगर ऐसा दिया हुआ है तो a:b:c का रेशो जो है वो 20:15:12 है। ठीक है, इसी को निकालने का एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूं, है ना, ध्यान से समझिएगा। ये हमें दिया हुआ है 3a = 4b = 5c। ठीक है, और हमको a:b:c का रेशो चाहिए तो कैसे निकालेंगे हम a:b:c? ये फ्रैक्शन वगैरह करने के बजाय और एलसीएम वगैरह निकालने के बजाय वी हैव अ डायरेक्ट अप्रोच। कैसा? देखना जरा। 3 के साथ जो भी वैल्यू लिखी हुई है, जो 3a है उसको छुपाओ तो b और c के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है? 4 और 5। ठीक है, तो a का रेशो जो है वो 4/5 से निकलेगा। ठीक है, क्या करा मैंने? a का रेशो निकालना है तो a के बगल वाले जो कोफिशिएंट है a का, उस a के कोफिशिएंट को छुपाओ, b और c के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करो, वो a का रेशो है। फिर ऐसे ही b के कोफिशिएंट 4 को छुपाओ और a और c के कोफिशिएंट 3 और 5 को मल्टीप्लाई करो, वो b का रेशो है। और c के निकालना है तो c का कोफिशिएंट 5 छुपाओ और a और b के कोफिशिएंट 3 और 4 को मल्टीप्लाई करो, ये c का रेशो है, मतलब 3 × 4 ऐसा। सो यू हैव द आंसर 20:15:12। वही सेम आंसर आ जाएगा। समझ आया? मैंने बोला कोई कुछ पूछना चाह रहा है क्या?
नहीं। क्लियर है सबको? क्या करना है, जब ए का रेशो निकालना है तो ए वाले को छोड़ के बी और सी के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर दो, वो ए का रेशो है। बी के रेशो के लिए ए और सी वाले को कर दो, और सी के रेशो के लिए ए और बी वाले के कोफिशिएंट को कर दो। जिसका निकाल रहा है रेशो उसका कोफिशिएंट छोड़ के बाकी को करना है। ठीक है, हेलो सर। बोलिए कृष्णा। सर अगर पहले दिया हो 4a इज इक्वल टू 5b, मतलब सेम सेम दिया हो, a मतलब 5a फिर 5b और इज इक्वल टू 5c, ऐसे दिया हो, a 2 दिया हो, c 1 दिया हो। एक मिनट 5a इज इक्वल टू 5b इज इक्वल टू 5c है, मतलब तो abc बराबर है, सबका 5 गुना बराबर है, मतलब a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c है। इसमें तो रेशो 1:1:1 हो गया जो आप पूछ रहे हो। बोलो क्या बोलना चाह रहे थे? सर मैं ये बोलना चाह रहा हूँ सर कि मतलब जैसे अपने पास दिया हो 5a दिया हो और फिर 6a दिया हो और वैल्यू और सब बढ़ जाए, मतलब 6b दिया हो फिर 7d दिया हो, ऐसा दिया हो सर, उसके लिए फिर क्या? 5a इज इक्वल टू 6b इज इक्वल टू 7c, कुछ ऐसा बोल रहे हो? यस सर, और इज इक्वल टू 7d। इज इक्वल टू और कुछ 8d। हाँ सर। 7d बोलोगे तो फिर COD बराबर हो जाएंगे, 1:1 हो जाएगा, ऐसा दिया हो। जी हाँ, तो 3-3 का निकालो। क्या करो, जब a का रेशो निकालना है तो a वाले को छोड़ो और b c d तीनों के कोफिशिएंट मल्टीप्लाई कर दो, 6 × 7 × 8, ये a का रेशो आएगा। फिर b का निकालना है तो b वाले को छोड़ दो और a c d तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 5 × 7 × 8। c का निकालने के लिए c के अलावा बाकी तीनों को, यानी कि 5 × 6 × 8, और d का निकालने के लिए d का छोड़ के 5 × 6 × 7। इससे जो रेशोज आएंगे वो a:b:c:d के ही रेशो एग्जैक्टली होंगे। ठीक है? यस सर। कभी मान लो बीच में जैसे ये 7/2c हो, ऐसा हो, 5a है, 6b है, 7/2c है और 8d है, तो जहां जहां 7 लिखा है ना, वहां 7/2 का ही मल्टीप्लाई करना, फिर जहां जहां आ रहा है, और उससे जो रेशो आएगा वो करना। सारे रेशो उसको फिर 2 से मल्टीप्लाई कर देना, तो डिनोमिनेटर वाला 2 हट जाएगा। समझ लो, वैसे तो कैंसिल ही हो रहे होंगे, खैर 2, अगर 2 कैंसिल नहीं हो रहा है तो क्या करोगे भाई? सिंपल है, अगर मान लो रेशो कुछ ऐसा आ गया 60:37/2:80:90, कुछ ऐसा, तो क्या करना, सारे रेशियोज को 2 से मल्टीप्लाई कर देना, तो नीचे वाला डिनोमिनेटर हट जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 120:37:160:180, ऐसा हो जाएगा। दिस रेशियो विल बिकम, अगर कभी फ्रैक्शन में आ रहा हो रेशो, तो क्या करना, उस फ्रैक्शन से मतलब डिनोमिनेटर से सबको मल्टीप्लाई कर देना, वो भी वही रेशो देगा। ठीक है, ऑलराइट। तो इसको एक जगह अप्लाई करके देखते हैं एक एग्जांपल में फटाफट से। देखो जरा क्या लिखा हुआ है, एक सम है 24,300 रुपए का, 24,300, दैट हैज टू बी डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स, 3 पार्ट्स में बांटना है, सच दैट हाफ ऑफ फर्स्ट पार्ट, 1/3 ऑफ सेकंड पार्ट एंड 1/4 ऑफ थर्ड पार्ट आर इक्वल। हाफ ऑफ फर्स्ट पार्ट यानी a/2, 1/3 ऑफ सेकंड पार्ट यानी कि b/3 और 1/4 ऑफ थर्ड पार्ट यानी कि c/4, और ये आपस में बराबर है। तो इसके लिए तो मैंने अभी बताया कि a:b:c का रेशो 2:3:4 ही है, खत्म। ठीक है, तो क्या करना है हमको, तीनों का टोटल कितना आ रहा है, 9 बराबर 24,300 के दे रखा है, कितने टाइम्स हो रहा है ये, 2700 टाइम्स हो रहा है। किसकी वैल्यू पूछी है, लार्जेस्ट पार्ट यानी कि 4 वाला, तो 2700 से मल्टीप्लाई करो, द आंसर इज 10,800, खत्म। हमें तो सिर्फ यही देखना था कि इसके थ्रू हम रेशो तक कितने फास्ट पहुंच सकते हैं। जैसे ही रेशो देखा उसके बाद तो बंटवारा करना आसान है। स्मॉलेस्ट पार्ट पूछते तो इसको निकाल देते, इसकी वैल्यू आ जाती 5400, तो स्मॉलेस्ट पार्ट आ जाता। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी यूज इट। चलो जल्दी से देखें जरा स्केलिंग ऑफ रेशोज। स्केलिंग ऑफ रेशोज हम ऑलरेडी जानते हैं। स्केलिंग रेशो मैंने पिछले वाले में पढ़ा दिया था आपको, राइट? परसेंटेज में सबको याद होगा। अगर एक रेशो 2:3 है, a:b वाला, ठीक है, और b:c जो है वो 4:7 है, तो स्केलिंग कैसे करते थे, ये 2 4 जा 8 और 3 7 जा 21, याद है सब लोगों को? यस सर। बिल्कुल सही। और ऐसे 3 रेशोज वाला भी a:b:c, बीच वाले का निकालने के लिए यहाँ पे 3 4 जा 12 भी करते थे ना, तो ये a:b:c का रेशो आ जाता था। अगर ऐसी 3 रेशोज दे रखे हैं, 4 वैल्यूज हैं,
कैसे? A:B 5:3, B:C 2:1 और C:D से 4:3 है ना। और हमको A:B:C:D एक स्केल पे चाहिए, तो सबसे पहले तो इसको निकालते थे 5 × 2 × 4 यानी कि 40, फिर सबसे आखिरी वाला निकालते थे 3 × 1 × 3 यानी कि 9। अब B का निकालना है अगर, तो 3 × 2 × 4 यानी कि 24, और C का निकालने के लिए 3 × 1 × 4 यानी कि 12। तो ये हमारे चारों रेशोज एक स्केल पे आ जाते थे। A:B:C:D सब एक साथ मिल गया 40:24:12:9। इसके बाद हमें चारों में बांटना है, छोटे वाले की वैल्यू, बड़े वाले की वैल्यू, जो भी दिया है उसकी मदद से मल्टीप्लायर निकालेंगे और फिर मल्टीप्लायर की मदद से बाकी आंसर्स निकालेंगे। मान लो इसमें दिया सबसे छोटी वाली वैल्यू जो है वो 180 है, यानी कि दिस इज इक्वल टू 180, तो 20 टाइम्स हो रहा है। आप सबकी वैल्यू फटाफट निकाल सकते हो, या सम पूछा है तो सम भी निकाल सकते हो, सबका टोटल, रेशो का टोटल करके। ठीक है, ये ऑलरेडी अपन सीख चुके हैं, सो इसको अपन स्किप कर सकते हैं। वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट थिंग, दैट इज NRV अप्रोच। अब हम कुछ नया सीखने जा रहे हैं, तो सब लोगों का फोकस जरा वापस आ जाए, सब लोगों का ध्यान इधर आ जाना चाहिए, क्योंकि अब कुछ नया ऐसा जो शायद अभी तक हो सकता है पढ़ा हुआ ना हो, वो करने जा रहे हैं। ऑलराइट, तो NRV अप्रोच क्या होती है, ध्यान से देखिएगा। यहां पर N जो है वो है नंबर या क्वांटिटी, कितनी नंबर में, कितने क्वांटिटी में वो चीज है, नंबर या क्वांटिटी। ठीक है, R जो है दैट इज रेट, एंड V रिप्रेजेंट्स वैल्यू। और इनका कोरिलेशन क्या होता है? इनका कोरिलेशन होता है N × R इज इक्वल टू V। इसको कैसे यूज करते हैं समझना जरा ध्यान से। अगर मैं 5 चीजें 100 रुपए की लेता हूं, है ना, 5 चीजें लाता हूं, 5 नंबर्स में 5 क्वांटिटी, और 100 रुपए के रेट पे लाता हूं, तो यानी कि 500 रुपए का सामान लाता हूं, तो वैल्यू क्या है सबकी मिलाकर 500 रुपए। अब अगर मेरे पास 500 ही रुपए हैं और चीज जो है वो 100 की जगह 50 की मिलने लग जाए, तो मैं 10 आइटम लेके आ पाऊंगा। If the price reduces from 100 to 50, that means the number will increase from 5 to 10 in the same value. क्योंकि मैं 500 ही रुपए का सामान ला रहा हूं, तो पहले 100 का एक था तो 5 आ रहे थे, 50 का एक तो 10 आएंगे। तो ध्यान से देखना, ये जो रेशो है, ये जो रेशो है 100 और 50 का क्या है, 2:1 है। रेशो क्या है, 2:1। तो ऊपर का रेशो ध्यान से देखो 1:2 है। भाई सिंपल सी बात है, मैं छोटा सा दूसरा एग्जांपल लूं, मैं यहाँ पर इसको क्वांटिटी इनटू प्राइस इक्वल टू एक्सपेंडिचर लिख रहा हूं। ये NRV जो है वो एक स्टैंडर्ड प्रोटोटाइप है, इसके बहुत सारे वेरिएंट्स बनेंगे। ठीक है, मैं यहाँ बोलूं कि शक्कर मैं 40 रुपए किलो लाता हूं, तो 200 रुपए में कितनी आएगी, 5 किलो। ठीक है, अगर 50 रुपए किलो आएगी तो 200 रुपए में 4 किलो आएगी। अगर 20 रुपए किलो हो गई तो 200 रुपए में 10 किलो आ जाएगी। और कभी अगर 100 रुपए किलो मिली तो 200 रुपए में 2 किलो आएगी। करेक्ट है, प्राइस शुगर की चेंज हो रही है तो ऊपर क्वांटिटी भी बदलती आ रही है, क्योंकि मैंने एक्सपेंडिचर मेरा जो है वो कांस्टेंट करके रखा हुआ है। ठीक है, तो ध्यान से देखो, यहाँ प्राइस का रेशो 4:5 है, तो ऊपर देखो रेशो 5:4 है। ठीक है, यहाँ रेशो 5:2 दिख रहा है 50-20, तो ऊपर ध्यान से देखो रेशो 2:5 है। ठीक है, फिर अगला देखोगे रेशो 1:5 है, तो ऊपर देखो रेशो 5:1 है। दिख रहा है क्यों हो रहा है ऐसा? भाई सिंपल सी बात है, अगर क्वांटिटी इनटू प्राइस इक्वल टू एक कांस्टेंट वैल्यू है, जो वैल्यू है एक्सपेंडिचर है वो कांस्टेंट है, तो Q will be inversely proportional to P। इतना तो आप समझते हो, when the product of two values is constant, those two things are inversely proportional to each other। तो जो भी रेशो P का बदलेगा उसका इनवर्स रेशो Q का होगा, अगर मेरा प्रोडक्ट कांस्टेंट है तो। एक तो ये बेसिक बात हो गई। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है कि नीचे प्रोडक्ट कांस्टेंट नहीं है, अलग अलग चेंज हो रहा है, वापस देखें क्वांटिटी, प्राइस और ये एक्सपेंडिचर है ना, N, R और V मेरे इस फॉर्मेट में है। अगर मान लो मैं 40 रुपए किलो शक्कर ला रहा था, 5 किलो आ रही थी, 200 रुपए की आ रही, अब शक्कर महंगी हो गई, 50 रुपए किलो हो गई, और मेरे घर में इस महीने काफी सारे मेहमान भी आए, तो मेरे को कंजम्पशन लगा 8 किलो, तो मेरा खर्चा कितना हो जाएगा, ऑब्वियसली 400 रुपए। भाई मेरा प्राइस जो है वो 40 से 50 हुआ, 4:5 के रेशो में बदला, और जो मेरी क्वांटिटी है वो भी 5:8 के रेशो में बदली।
तो अगर मैं 5 into 4 करूंगा और 8 into 5 करूंगा तो 5 4 20 होता है, 8 5 40, यानी कि मेरा कंजम्पशन जो है, एक्सपेंडिचर जो है, वो सीधे सीधे खर्चा डबल हो रहा है। 20:40 यानी 1:2 का रेशो, और वही 1:2 का रेशो तो आ रहा है एक्सपेंडिचर में। तो जो भी Q into P का इफेक्ट होगा वो मुझे नीचे एक्सपेंडिचर पे दिखेगा, यानी कि जो भी N into R का इफेक्ट होगा वो मुझे V पे दिखाई देगा। ऐसा हम कई सारे अप्रोचेस में इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे बहुत सारे चैप्टर्स हैं जिसमें ये वाला सेम प्रोसेस यूज होगा। कैसे होगा देखिए जरा। मान लो टाइम, स्पीड और डिस्टेंस की बात करें अपन, है ना। टाइम, स्पीड और डिस्टेंस का कोरिलेशन जानते हो आप। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो टाइम अगर लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाओगे तो टाइम इनटू स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस है। तो जब भी दो चीजों का प्रोडक्ट तीसरी चीज का वैल्यू देगा तो फाइनली हमको वहां पर एनआरवी अप्रोच यूज करने को मिल जाएगी। ठीक है, ये एक टेक्निक है, शॉर्ट टेक्निक है, जिसकी मदद से हम बहुत सारे क्वेश्चंस बहुत कम टाइम में कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मेरी गाड़ी अगर 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, स्पीड इज 20, और मैं 10 घंटे गाड़ी चला रहा हूं, या चलो 5 घंटे गाड़ी चला रहा हूं, तो 100 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल हो रहा है। 20 की स्पीड से 5 घंटे गाड़ी चलाऊंगा तो 100 किलोमीटर ट्रैवल कर जाऊंगा। अगर मैं स्पीड मेरी 30 कर लूं और मैं 7 घंटे ट्रैवल करूं तो ऑब्वियसली मैं 210 किलोमीटर ट्रैवल कर जाऊंगा। तो क्या किया मैंने, मेरा जो स्पीड का रेशो है वो 2:3 है और टाइम का रेशो है वो 5:7 है। तो इनको मल्टीप्लाई करूंगा, 5 into 2 यानी कि 10 और 7 into 3 यानी कि 21, तो मुझे जो डिस्टेंस का रेशो मिलेगा वो 10:21 का ही मिलेगा। तो मिल रहा है। सो दैट इज हाउ आई अप्लाई दिस। अब इसको एक दो एग्जांपल्स पे अब यूज करके देखते हैं कैसे इसको यूज किया जाता है एनआरवी अप्रोच को, अलग अलग क्वेश्चन। ये देखें जरा ध्यान से। एक एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉइज 1/9 कम कर दिए, मतलब जितने भी एम्प्लॉइज थे उसमें से 1/9 पार्ट को, 1/9 नंबर ऑफ एम्प्लॉइज को हटा दिया। 90 थे तो 10 निकाल दिए, या 900 थे तो 100 निकाल दिए। 1/9 पार्ट ऑफ एम्प्लॉइज और नंबर ऑफ एम्प्लॉइज वर रिमूव्ड या टर्मिनेटेड। और जो रखे उसने उनकी वेजेस, उनकी सैलरी 1/14 टाइम्स बढ़ा दी। ठीक है, तो रेशो क्या हो गया, जो पहले टोटल खर्चा हो रहा था वेजेस पे और अब जो हो रहा है उस पे। तो देखो जरा, एनआरवी ही है ये, ध्यान से देखोगे कैसे है एनआरवी। ये टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हैं और ये सैलरी पर एम्प्लॉय है। ठीक है, तो इससे टोटल वेजेस बजट जो है वो हमें मिलेगा। भाई सिंपल है, एक एम्प्लॉय 10,000 का होगा तो 1 into 10,000 10,000 रुपए बजट है, और 5 एम्प्लॉय 10,000 वाले होंगे तो 5 into 10,000 50,000 रुपए का बजट हो जाएगा। तो यहां उसने अब ओल्ड सिचुएशन और न्यू सिचुएशन में क्या फर्क है, रेशो से करेंगे सारा क्वेश्चन। नंबर जो है 1/9 से कम कर दिया, यानी 9 से घटा के 8 कर दिया, राइट। 1 minus 1/9 इज 8/9, राइट। तो बेसिकली 9 से 8 कर दिए। और सैलरी जो है 1/14 बढ़ा दी, मतलब 14 से बढ़ा के 15 कर दी। रेशो से करना आसान है ना। नंबर जो था एम्प्लॉइज का वो 9 से 8 कर दिया और सैलरी 14 से 15 कर दी। तो 9 into 14 is 126 and 8 into 15 is 120. So the ratio of the overall wages budget is how much? It is 21:20. So that's my answer. समझ पा रहे हैं भाई। 9 एम्प्लॉय पहले 14 रुपए वाले थे, ऐसा मान लो, है ना। 14 रुपए वाले थे, या मान लो 90 एम्प्लॉइज थे और 14,000 सैलरी वाले थे। ठीक है, तो अपना रेशो ले लिया 9 और 14 उधर। अब 900 की जगह या 90 की जगह 80 एम्प्लॉय रह गए, 90 की जगह 80, और सैलरी 14,000 से बढ़ा के 15,000 कर दी। तो भाई पहले 9 एम्प्लॉय 14 रुपए वाले, अब 8 एम्प्लॉय भी 15 रुपए वाले हैं। तो रेशो ऑफ ओवरऑल बजट कितना होगा वो हमने निकाला। ठीक है, एक और क्वेश्चन करें भाई। 3 लोग हैं, तीनों ने अपनी अपनी गाय चराई है एक खेत में, और उन्होंने बोला जिसने जितनी गाय जितने टाइम के लिए चराई उसके हिसाब से वो किराया देगा उस खेत का। ठीक है, तो यहाँ पर हम टाइम वही अपना एनआरवी ही लगा रहे हैं। अब एनआरवी को किस तरह से यूज करेंगे कि नंबर ऑफ काउज और रेट, मतलब कितने टाइम उन्होंने घास चरी, और उससे उनकी टोटल वैल्यू ऑफ रेंट कितना निकलेगा वो हमें पता चलेगा। ठीक है, तो भाई पहले वाले ने 110 गायें चराई हैं 6 महीने, दूसरे वाले ने 50 गायें चराई हैं 9 महीने, और तीसरे वाले ने 440 गायें चराई हैं 3 महीने। ये तीनों का टोटल हिसाब किताब है।
अपन रेशो ले लो, रेशो लेंगे तो ये क्या मिलेगा मुझे 11:5:44, ठीक है। और इधर नीचे टाइम का भी अगर रेशो ले लो तो रेशो क्या मिलेगा मुझे 1:2:3, ठीक है। तो ओवरऑल क्या मिला 11 3s आप मल्टीप्लाई करेंगे एन और आर को, है ना। 11 3s 33, 5 2s 10 और 44 1s 44। ये समझ आ रहा है सबको? ओ थोड़ा सा मैंने उल्टा कर दिया है, ये 6 की जगह पे यहाँ 2 लिखना था और यहाँ 3 आना था, बीच में 9 था उधर से था, तो ये थोड़ा चेंज हो जाएगा। ये है दिस इज 22, 11 2s 22 और ये 5 3s 15। थोड़ा कैलकुलेशन करेक्ट किया, ठीक है। 3 1s 3, 3 3s 9 और 3 2s 6 था वो। तो 22 और 44, 22 15 44 ये क्या है? रेशो है, रेशो रेंट का, क्योंकि अपन ने रेशो निकाला है, काउस का रेशो लिया और टाइम का रेशो लिया, उससे हमें ओवरऑल उनका टोटल रेंट कितना शेयर करेंगे उसका रेशो मिल गया। तीनों का टोटल कितना आ रहा है भैया? 22 15 और 44 का द रेशो इज हाउ मच? इट इज 66 और 15 81। सो 81 बराबर है 16,200 के। टोटल किराया जो है उस खेत का, उस फार्म का, या उस जो भी चरागाह का, वो 16,200 रुपए किराया। इनको इस रेशो में बांटना है। पूछा है सेकंड पर्सन कितने पार्ट ऑफ रेंट देगा, तो कितने टाइम्स हो रहा है भाई ये? 81 200 टाइम्स हो रहा है, तो 15 का 200 टाइम्स कर दो। सो ही विल पे 3,000 रुपीज एज हिज शेयर। समझ आ रहा है सबको? चलिए, अगर कोई डाउट नहीं है तो फिर जल्दी से ये 2 क्वेश्चंस आप लोग करेंगे। क्विकली दोनों के आंसर्स निकालिए और चैट बॉक्स में मुझे लिखकर भेजिए। चलिए भाई देखें जरा कैसे करना है। अगर हम यहाँ पर इसका एनआरवी स्ट्रक्चर देखें तो क्या चीज कनेक्ट होगी कि नंबर ऑफ कॉग्स कितने हैं, है ना, नंबर ऑफ कॉग्स और कितने रिवॉल्यूशंस वो ले रहे हैं, उससे टोटल कितना कवरेज होगा, उससे कॉग्स के टोटल नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस कितने हो जाएंगे वो पता चलेंगे। तो भाई नंबर ऑफ कॉग्स एक में 6 है और एक में 14 है, ठीक है। छोटा वाला अगर 21 राउंड लगाता है तो बड़ा वाला कितना राउंड लगाएगा कि उतना ही सेम सर्कुलेशन कवर हो, उतना ही सेम चीज कवर। आप समझ पा रहे हो ना? ये कॉग्स जो होते हैं, एक छोटा पहिया है जिसके अंदर ऐसे 6 ये कॉग्स हैं, और एक बड़ा पहिया है जिसके अंदर ऐसे 14 कॉग्स हैं, ठीक है ना। ये तो आप समझते हो। और हाँ, यहाँ एक कॉग के बीच में फंसता है और उसके बाद ये पहिए घूमते हैं। छोटा पहिया जल्दी जल्दी घूमता है, बड़ा पहिया स्लो घूमेगा ऑब्वियसली, है ना। उसका सरकमफ्रेंस ज्यादा है, छोटे वाले का सरकमफ्रेंस कम है, तो छोटे वाले के नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस ज्यादा होंगे, बड़े वाले के नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस कम होंगे। ये लॉजिक अगर आप समझते हो, सब इंजीनियर्स हो, तो ऑब्वियसली मालूम होगा, ठीक है। तो 6 × 21 से टोटल कितना सरकमफ्रेंस कितनी बार राउंड हो जाएगी? दिस विल बी 126। तो यही 126 का कवरेज करने के लिए 14 कॉग्स वाले को, 14 स्पाइक्स वाले को कितने राउंड लगाने होंगे? 14 इंटू क्या बराबर 126। सो आंसर इज 9। 6 21 126, तो 14 कितने 126। टोटल काम वही है, 126 टोटल डिस्टेंस चलना है, क्योंकि दोनों चलेंगे तो बराबर ही। बड़ा वाले के राउंड कम होंगे क्योंकि उसका सरकमफ्रेंस ज्यादा है, तो राउंड्स कम होंगे उतना ही सेम डिस्टेंस कवर करने के लिए। सो दिस इज हाउ वी हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन, दैट इज 9 रिवॉल्यूशंस ऑफ लार्जर व्हील वुड हैपन। अब यहाँ पर ये तो सिंपल है। अगला वाला क्वेश्चन एनआरवी से करेंगे तो ये क्या होने वाला है? ये तो क्वांटिटी इनटू प्राइस इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है वही है, ठीक है। प्राइस ऑफ डीजल 40% बढ़ गई, 40% बढ़ गई मतलब 100 से 140 हो गई, ऐसा बोल सकते हो। और इसका रेशो ले लोगे तो 10 का 14 या 5 का 7 भी लिख सकते हो, ठीक है। और कंजम्पशन उस व्यक्ति ने, जसबीर ने खुद से 20% कम कर लिया, यानी 100 से 80 कर लिया, ठीक है। इसका भी रेशो लिखें तो 10:8 या 5:4 लिख सकते हैं। फिलहाल हमें परसेंटेज में पूछा है, तो अब ध्यान से देखो, दोनों का मल्टीप्लाई करो तो पहले 10 10 100 अगर खर्चा हो रहा था, तो अब 8 14 112 हो रहा है, ठीक है। पहले अगर खर्चा 100 था, अगर 10 रुपए लीटर वाला 10 लीटर डीजल भराता था, तो अब 14 रुपए लीटर हो गया है डीजल, और अब वो 8 लीटर भरा रहा है। कंजम्पशन उसने 10 से 8 कर दिया है और रेट 10 से 14 हो गया है,
तो पहले 10 के रेट से 100 रुपए का आता था, अब 8 लीटर 14 के रेट से 112 का आता है। तो ओवरऑल परसेंटेज चेंज कितना है, 12% से इंक्रीज हो गया है उसका एक्सपेंडिचर, 100 से 112 हो गया है। तो इस तरह के लॉजिक से हम यहां पर एनआरवी अप्रोच को यूज करते हैं। अब इसी में थोड़ा सा लेवल और बढ़ता है, जब हमें अभी तो सब रेशो ही निकालना था, ये पहले वाले क्वेश्चन में देखो हमें रेशो की मदद से एक्चुअल बस ये निकालना था। कई बार रेशो और एक्चुअल दोनों का डेटा दिया हुआ होता है। देखते हैं एग्जांपल, समझते हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन देखें, 22 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 20% व्हीट की प्राइस कम होने से, क्वेश्चन क्या है, रिडक्शन ऑफ 20% इन द प्राइस ऑफ व्हीट इनेबल्स अ परचेजर टू ऑब्टेन 4 kg मोर फॉर ₹320। 320 रुपए का एक आदमी गेहूं खरीदता है हमेशा, तो प्राइस 20% कम होने की वजह से वो 4 किलो ज्यादा खरीद पा रहा है 320 रुपए में ही। तो यहां पर भी हमारा एनआरवी ही लगेगा, पर अब जो है स्ट्रक्चर रेशो और एक्चुअल दोनों का होगा, तो हम इसको डबल बनाएंगे, ऐसा ड्यूअल स्ट्रक्चर बनेगा। हम सब में रेशो भी लेंगे और सब में एक्चुअल भी लेंगे, ठीक है। ध्यान से देखिए, अपन वो करते हैं ना रेशो टू एक्चुअल, कि दो चीजों का रेशो 4:3 है, तो एक्चुअल अगर 3 बराबर मान लो 36 के है तो 4 बराबर कितना, तो ये ऊपर रेशोज होते हैं और नीचे हम एक्चुअल वैल्यू इनकी निकाल रहे होते हैं। तो 3 बराबर 36 तो 12 बराबर 48 आ जाता है ना। वही हम यहां करने वाले हैं, ध्यान से देखें। प्राइस टोटल व्हीट की तो 320 रुपए दी हुई है, पहले भी 320 रुपए खर्च कर रहा था, अभी भी 320 रुपए ही खर्च कर रहा है, इन द ओल्ड सिचुएशन एंड इन द न्यू सिचुएशन। प्राइस जो है 20% कम हो गई, 20% कम हो गई मतलब रेशो क्या हो गया प्राइस का, 20% कम होना यानी 5 से 4 होना। 20% इज 1/5 यानी 5 से 4 होना। क्लियर है। और इसकी वजह से नीचे चूंकि वैल्यू सेम है, नीचे वैल्यू का रेशो 1:1 है, और नीचे अगर वैल्यू सेम होती है तो जो रेशो आर का होता है उसका इनवर्स रेशो एन का होता है। एन और आर इनवर्स रेशो में होंगे तभी नीचे उनका प्रोडक्ट कांस्टेंट आ सकता है, और तभी ये 4 5 20 और 5 4 20 आएगा। ये रेशो है वी का, और ये तो एक्चुअल है 320, ठीक है। तो रेशो 20-20 कब आएगा, जब ऊपर एक जगह 5:4 और दूसरी जगह 4:5 का रेशो होगा। तो हमें रेट का रेशो दिया हुआ है, तो हम एन का यानी क्वांटिटी का रेशो 4:5 उसके इनवर्स करके बना लेंगे। अब जब क्वांटिटी 4 से 5 हुई मतलब 1 यूनिट एक्स्ट्रा, और ये 1 यूनिट एक्स्ट्रा कितने के बराबर है, 4 kg के बराबर है। भाई जब रेट 5 से 4 हुई तो क्वांटिटी 4 से 5 ले पा रहा हूं मैं, यानी कि एक ज्यादा ले पा रहा हूं, वो एक ज्यादा एक्चुअल 4 kg के बराबर है। सो 1 बराबर 4 kg, तो 5 बराबर कितना, बताओ भाई, जरा स्क्रीन चली गई, आ गई। 1 बराबर 4 kg यानी 4 टाइम्स हो रहा है, तो 5 बराबर कितने के, वही 4 से मल्टीप्लाई करो, 20 kg, ठीक है। अब 20 kg ये एक्चुअल क्वांटिटी आ गई, इसको एक्चुअल प्राइस से मल्टीप्लाई करोगे तो 320 नीचे आना चाहिए। 20 इंटू क्या बराबर 320, सो आंसर इज 16 रुपीज। यही पूछा है आपने से, रिड्यूस्ड प्राइस पर केजी कितनी है। जो लेफ्ट वाला कॉलम है वो ओरिजिनल प्राइस वाला है, और राइट वाला कॉलम जो है वो रिड्यूस्ड प्राइस वाला है, ठीक है ना। प्राइस 5 से 4 हुई थी तो क्वांटिटी 4 से 5 हुई थी। अगर मेरे से पूछा जाए ओरिजिनल प्राइस कितनी थी, तो 4 बराबर 16 आया, तो आप 5 बराबर 20 निकाल सकते हो। ओरिजिनल प्राइस 20 रुपीज पर केजी थी। ये समझ आ रहा है या थोड़ा सा ज्यादा हैवी हो रहा है? समझ आया सबको? हमें पूछा है 6, राइट। तो प्राइस क्या है रिड्यूस, दैट इज 16 रुपीज। रिड्यूस्ड प्राइस, ओरिजिनल प्राइस वाज 20 रुपीज। और इसी तरह से ये कॉइन्स वाले क्वेश्चन, हाँ जी किसी ने कुछ पूछा क्या? ओके अभिषेक सबको यस सर, वेरी गुड, चलिए बढ़िया। तो फिर हम ये वाला क्वेश्चन भी कर पाएंगे। 216 रुपए एक बैग में है, जिसमें 1 रुपए के सिक्के, 50 पैसे के सिक्के यानी अठन्नियां, और 25 पैसे के सिक्के यानी चवन्नियां है।
तो 1 रुपए के सिक्के अठन्नियों और चवन्नियों से टोटल वैल्यू जो है 216 रुपए की टोटल वैल्यू उस थैले के अंदर अवेलेबल है। कॉइन्स का रेशो, नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशो 2:3:4 दिया हुआ है, तो वही स्ट्रक्चर लगाएंगे हम यहाँ NRV, और यहाँ ड्यूअल स्ट्रक्चर लगेगा, यानी हम रेशो भी लेंगे, एक्चुअल वैल्यूज भी लेंगे। ठीक है, तो किस तरह से चलने वाला है ध्यान से देखें। ये 1 रुपए के सिक्के का कॉलम, फिर 50 पैसे के सिक्के का कॉलम, और ये 25 पैसे के सिक्के का कॉलम, ये 100 पैसे वाले, ये 50 पैसे वाले, और ये 25 पैसे वाले। ठीक है, तो रेशो जो है कॉइन्स का वो दिया हुआ है हमको। यहाँ ऊपर हम रेशो रेशो लिख रहे हैं और नीचे हम एक्चुअल एक्चुअल लिखेंगे। ठीक है, यहाँ एक्चुअल, ये रेशो आएगा, यहाँ एक्चुअल आएगा, यहाँ रेशो आएगा, और यहाँ एक्चुअल आएगा। ठीक है, तो रेशो जो दिया हुआ है हमको 2:3:4 दिया हुआ है। ठीक है, रेट इनका हम जानते हैं क्या होता है भाई। एक एक्चुअल वैल्यू 1 से 1 रुपए, 100 पैसे के यानी कि 1 रुपए के सिक्के की 1 रुपया होती है, 50 पैसे के सिक्के की आधा रुपया होती है, और 25 पैसे के सिक्के की वैल्यू 1/4 रुपये होती है। ये इनकी एक्चुअल रेट है ना, एक्चुअल वैल्यू। 1 रुपए का 1 रुपया, 50 पैसे का आधा रुपया, हम रुपये में लिख रहे हैं ना, 1 रुपया इसकी वैल्यू, आधा रुपया इसकी वैल्यू, और चौथाई रुपया इसकी वैल्यू है। तो रेशो निकाल लोगे 4:2:1 आ जाएगा, वो तो खैर कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये तो कनेक्टेड है ही। अब हमें बोला क्या है कि टोटल वैल्यू 216 रुपए, तो अपन रेशो को रेशो से मल्टीप्लाई करें। 2 × 4 8, अगले कॉलम में 3 × 2 यानी कि 6, और अगले कॉलम में 4 × 1 यानी कि 4। ठीक है, तो 8 और 6 14, 14 और 4 18, दिस 18 इज इक्वल टू 216 रुपए है। ये रेशो आया था टोटल का, कितने सिक्के कितने रुपए वाले हैं उसके हिसाब से। तो 8, 6 और 4 का जो रेशो है, रेशो का टोटल 18, 18 बराबर 216 रुपए के कितने टाइम्स हो रहा है, 12 टाइम्स हो रहा है। तो 50 पैसे के कॉइन्स यानी कि इसकी वैल्यू, 6 की वैल्यू कितनी होगी, 72 रुपीज। तो 216 रुपए टोटल जो है उसमें से 72 रुपीज अठन्नियों से है। तो अठन्नियां कितनी, अगर 72 रुपीज अठन्नी में से हैं तो अठन्नियां कितनी लगेंगी, 50 पैसे कितने कितने लगेंगे, 144, डबल। 1 रुपए में 2 अठन्नी लगती हैं, तो 72 रुपए बनाने के लिए, 72 रुपीज बनाने के लिए वी विल रिक्वायर हाउ मेनी, इट विल बी इंटू 2 यानी कि 144 कॉइन्स लगेंगे 50 पैसे के। समझ पा रहे हैं सब लोग? चलो, समझ पा रहे हैं तो जल्दी से 2 क्वेश्चन करेंगे तो पता चलेगा कितना समझ में आया है। सिमिलर 2 क्वेश्चन है, जैसे वीट वाला क्वेश्चन था, यहाँ पर लिपस्टिक वाला क्वेश्चन है, और जैसे सिक्कों वाला क्वेश्चन था वैसा ही एक और सिक्कों वाला क्वेश्चन है। जल्दी से ये दोनों क्वेश्चन करेंगे फिर आगे बढ़ते हैं। दोनों क्वेश्चन के आंसर चैट बॉक्स में भेजने हैं आपको।
तो भाई यहाँ पर डिस्काउंट मिल रहा है 20% का, जिसकी वजह से रिया 12 लिपस्टिक्स ज्यादा खरीद पा रही है 1440 रुपीज में, यानी कि वो टोटल लिपस्टिक खरीदती है 1440 रुपए की ही, चाहे वो पहले खरीद रही थी चाहे वो अब खरीद रही है ना। प्राइस जो है वो 20% कम हुई, यानी कि 5 से 4 हुई। तो प्राइस अगर ऐसे है और नीचे वैल्यू यानी कि एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है, तो क्वांटिटी का रेशो 4:5 होगा। क्वांटिटी का रेशो 4:5 होगा, यानी कि 4 से 5, पहले 4 यूनिट खरीद रही थी तो 5 यूनिट खरीद रही है, यानी 1 यूनिट ज्यादा। वो 1 यूनिट बराबर है 12 लिपस्टिक्स के। दैट 1 एक्स्ट्रा इज इक्वल टू 12 लिपस्टिक्स। तो 4 बराबर कितने के हो जाएगा? 4 बराबर हो जाएगा 48 लिपस्टिक्स के। अब 48 लिपस्टिक्स खरीद रही है, तो किस रेट पे खरीद रही होगी? 48 इंटू क्या बराबर 1440। 48 इंटू क्या मतलब क्या बराबर 1440। तो आंसर क्या आ जाएगा? 30 रुपीज। 48 इंटू 3 144 होता है, तो 30 रुपीज इज द प्राइस, ओरिजिनल प्राइस ऑफ द लिपस्टिक। मतलब अभी वो 48 लिपस्टिक खरीद रही थी 30 रुपए के हिसाब से 1440 रुपए में। अब जब प्राइस कम हो गई तो वो कितनी लिपस्टिक खरीद पाएगी? 60 लिपस्टिक खरीद पाएगी। किस रेट पे? 24 रुपए पे। मल्टीप्लायर देख रहे हो, ऊपर का मल्टीप्लायर 12 है, 4 12 5 12, और नीचे का मल्टीप्लायर 6 है, 4 6 5 6 और 4 6, और टोटल जो है वो सेम है। मतलब पहले वो 48 लिपस्टिक खरीद रही थी 30 रुपए के भाव से, तो 1440 रुपए की खरीद रही थी, और अब वो 12 लिपस्टिक ज्यादा ने 60 लिपस्टिक खरीद रही है 24 रुपए के रेट से, तो भी 1440 रुपए की खरीद पा रही है। ये है वो पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर। एक बार एक चीज निकल जाएगी तो बाकी सारी नीचे से चीजें अपने आप निकलती चली जाएंगी। सो 30 रुपीज वॉज द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द लिपस्टिक। ये आंसर है इस क्वेश्चन का। कहां गलती हुई समझ पाए क्या? इज दिस क्लियर? ओके, चलिए जल्दी से अगला क्वेश्चन देख लें। काफी लोगों ने आंसर निकाला था और सही भी निकाल पाए, है ना। ये अपना स्ट्रक्चर वही बनेगा, एन आर और वी। नंबर ऑफ कॉइन्स ले रहे हैं अपन, ऊपर यहाँ रेट पर कॉइन ले रहे हैं और नीचे उनसे जो वैल्यू जनरेट हो रही है वो ले रहे हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं, क्या रेशो है? 4:5:6। 1 रुपए वाले, है ना, 50 पैसे वाले और 25 पैसे वाले, और जो रेट है इनका वो रेशो है 4:2:1, ठीक है। इससे रेशो क्या मिलेगा? 16:10:6। टोटल कितना आ रहा है? 32। ये 32 बराबर 320 रुपए के है, यानी कि 10 टाइम्स हो रहा है। तो 25 पैसे के कॉइन से कितने रुपए बनेंगे? 60 रुपए बनेंगे। तो 60 रुपए बनाने के लिए सिक्के कितने लगेंगे भैया? 60 रुपए हैं। हाउ मेनी कॉइन्स आर रिक्वायर्ड? ऑब्वियसली 240 कॉइन्स। 60 रुपए बनाने, हाउ मेनी कॉइन्स, है ना, जिसका 1/4 से मल्टीप्लाई होगा तो 60 रुपए आने चाहिए। 1 रुपए में 4 चवन्नियां, तो 60 रुपए बनाने के लिए 240 चवन्नियां लगेंगी। सो 240 कॉइन्स आर रिक्वायर्ड। मैंने स्ट्रक्चर में डायरेक्टली लिख दिया, मैंने बहुत सारा ड्रॉ नहीं किया स्पीड बढ़ाने के लिए। क्या ये क्लियर है सबको? सबका एक्चुअल निकाल सकते हो। देखो आप सारी चीजें अगर एक्चुअल निकालनी हो, ये 1 रुपया है, ये आधा रुपया है, और ये चौथाई यानी कि 25 पैसे यानी कि 1/4 रुपया है ना। इसके कॉइन्स 240 आए हैं, मतलब ये 40 टाइम्स हो रहा है। इसके कॉइन्स 40 टाइम्स करोगे 200 आएंगे, और इसके कॉइन्स 40 टाइम्स करोगे 160 आएंगे। यानी 160 रुपए 1 रुपए के सिक्कों से बने हैं, 100 रुपए 50 पैसे के सिक्के से बने हैं, और 60 रुपए 25 पैसे के सिक्के से बने हैं। टोटल इस तरीके से 320 रुपए का कलेक्शन है। 160 कॉइन्स 1 रुपए वाले हैं, 200 कॉइन्स 50 पैसे वाले हैं, और 240 कॉइन्स 25 पैसे वाले हैं। एवरीबॉडी क्लियर? ठीक है। यस सर। हाँ, किसी को कुछ पूछना है बिफोर वी मूव अहेड? Good day everyone. Thank you.